कला। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। नहीं नहीं, आज तो आप थोड़ी अपसेट लग रही है। कल तो इतना अच्छा क्लास हो गया और अभी आज सुबह ये सॉरी वगैरह थे, कुछ समझ में नहीं आया है, इसीलिए मैंने डाला था कि क्या हुआ था, कुछ गलत नहीं फहमी सर, हुई आप है। कल क्लास में थे। आप कल क्लास पूरा में थे। था, पूरा था। मैं खाली लास्ट में फिर मैं भी जो सर, जब अगर आप। मेरे शब्दों से अगर मेरे गुरु को हर्ट हुआ तो मैं उसी के लिए अपॉलोजी कर रही थी, क्योंकि कल बहुत सारी चीजें हुई जो पब्लिकली नहीं होना चाहिए था। बट एनीवेज वो बड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, मुझे क्लियर करना था। क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक गुरु, एक टीचर की हैसियत से बैठती हूँ, तो मेरी एक रेपुटेशन है। मैंने भी बच्चों को बहुत अच्छी चीजें, इस ज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ, मैं एक लाइफ कोच रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है। और ये समय की, मैं तो कहती हूँ कई बार ग्रह परिस्थिति ऐसी होती है, और मिसकंसेप्शन ही था। वो उनको भी बाद में जब पता चला, हमारा डिस्कशन हुआ, तब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर ये बात पहले पता होती तो ये नहीं, एक्चुअली कोई और समझ के उनसे ये हुआ। मैं उसके लिए भी अपॉलॉजी करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु हैं, गुरु के साथ शिष्य कभी भी छोटा नहीं होता, और उनका पूरा हक होता है। तो मैं कभी इस चीज को डिनाई नहीं करती। और मैं अपने हर स्टूडेंट को बताती हूँ कि मेरा ज्ञान मैंने किन से सीखा। जैन सर मेरे गुरु हैं, हमेशा रहेंगे। सिर्फ उनकी एक मुहिम है कि वैदिक ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए, मैं उसी मुहिम का हिस्सा हूँ। उन जितना तो नॉलेज मुझे कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल मानती हूँ। उनकी उम्र, उनका एक्सपीरियंस, धीरे धीरे हो सकता है कि उम्र के साथ मैं भी सीख जाऊं। 1% भी अगर उनका मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। सिर्फ मेरी उनकी मुहिम में जुड़ के कि वैदिक ज्ञान जो ऑथेंटिक है उसी को आगे अप्रोच करना, सिर्फ मेरा ये था। अगर आप ये सब मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरी डिग्निटी मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है, हमारे चैनल की डिग्निटी बहुत वैल्यू करती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मुझे एनर्जी देने के लिए शुक्रिया। अभी आप थैंक यू मैम। उसी एंथुजियाज्म के साथ मैं पढ़ाना चाहूंगी आप सभी को, जिसे कल शुरू किया था। थैंक यू यस सर। यस, वही वही चाहिए हमें, वही चाहिए। थैंक यू सर। ओके मैम। हमने वास्तु को एक दूसरी धारणा के साथ सीखा कि किस तरीके से हम 3 तरीके से वास्तु को देख सकते हैं। एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो हमने कल सीखा कि सबसे अच्छा जगह कौन सा होना चाहिए था। बट जब हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर प्रवेश कर लेते हैं, तो ना केवल उस चार दीवारी के अंदर, उसके बाहर की एनर्जी भी हम सबको इंपैक्ट डालती है। हमने यही सीखा कि जब भी वास्तु को बनाया गया, वो सूर्य और चंद्र की एनर्जी की अलाइनमेंट की अकॉर्डिंग उनको ओरिएंटेशन किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी तकलीफ होती है, तो वो जब हम अंदर रहते हैं, कई बार ऐसा होता है वास्तु बहुत अच्छा किया हुआ होता है इसने किसी के घर, अपने घर में, लेकिन फिर भी तकलीफें हमारे घरों में देखने को मिलती हैं। उसका सीधा सीधा संबंध होता है आपकी संगत, आपकी एनर्जी, आपकी वहां की फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में आप रह रहे हो। वो फ्रीक्वेंसी ना केवल आपकी अंदर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, हमेशा आप जहां पर रहते हो वहां की एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट करती है। उसी को ही एग्जिस्टिंग वास्तु बोला जाता है, यानी कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है। संगत की अगर बात की जाए, आप किस संगत में रहते हैं। अगर आप संगत देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, सपोज करें आपने, विजय जी ने कोई प्लॉट खरीदा, और उस प्लॉट की कीमत आज है 1 करोड़ रुपया। लेकिन अगर कल गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर करके वहां पर एक ग्रेवयार्ड सोशली बनाने की मांग रख दी, तो आज उस प्लॉट की कीमत 1 करोड़ है, कल उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? क्या 1 करोड़ रहेगी ग्रेवयार्ड के साथ वाला, या वो उस प्रॉपर्टी में आ जाए? नहीं रहेगी ऑब्वियसली। अगर वही प्लॉट आपके प्लॉट के बाजू वाला प्लॉट या तो पीएम मोदी का हो जाए या शाहरुख खान का हो जाए, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है आपकी संगत। आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, वो एनवायरमेंट आपकी वैल्यू अपलिफ्ट करता है। यही वास्तु सिखाता है कि आपका सराउंडिंग, आपका इनर फ्रीक्वेंसी और आउटर फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैसी है।
आपका घर बेशक वास्तु सम्मत बना है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं है जो वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल हैं, यानी कि कहाँ पर रेज्ड होना चाहिए, कहाँ पर लो लाइनिंग होना चाहिए, कहाँ पर गड्ढे होने चाहिए, कहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग होनी चाहिए, कहाँ पर ढलान होना चाहिए, कहाँ पर रेज्ड होना चाहिए, अगर वो सब कुछ ठीक होता है तो आपके कई बार पड़ोसी भी तो परेशान करते हैं ना आपको, है ना, वो भी तो एनर्जी है, वो भी तो फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे ही एग्जिस्टिंग वास्तु आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपकी डेवलपमेंट में बहुत सहयोग करता है। आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो आपको अपनी सराउंडिंग में, साथ में अपने घर की फ्रीक्वेंसी कैसी है, एनर्जी कैसी है, उस पर काम करना होता है। और वो फ्रीक्वेंसी कौन डेवलप करता है? सूर्य की रोशनी, आपके घर का वेंटिलेशन कैसा है, आपके घर में रोशनी कितनी आती है, आपके आसपास किस तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, आपके आसपास कौन तरीके के व्यक्ति रहते हैं। व्यक्ति रहने का मतलब, अगर हम वातावरण की बात करें तो आपके आसपास हॉस्पिटल है क्या, आपके पास कोई टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है, आपके पास कोई पुलिस स्टेशन है, आपके पास कोई ग्रेव यार्ड है, आपके पास कोई बड़ा सा बिजली का टावर लगा हुआ है, आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर वर्षों से कोई रह नहीं रहा हो, वो भी नेगेटिव एनर्जी का घर हो जाता है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ना केवल वास्तु एक व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन को इंपैक्ट डालता है, बल्कि आसपास की सराउंडिंग उसके रहने में बाधा उत्पन्न करती है। ये डिसाइड हुआ, इसीलिए सूर्य और चंद्र की रोशनी जिन घरों में प्रॉपर तरीके से आती है, तो सूर्य की रोशनी में इतनी पॉजिटिव रेज होती हैं कि जिससे वो सारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को निकालने में हमेशा सफल होता है। अगर आपके घर का दरवाजा, जो हमने कल पढ़ा, अगर वो सही दिशा में है, तो कॉस्मिकली जो एनर्जी, जो 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र की एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय पंच तत्वों की एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है वायु तत्व के हिसाब से, तो आपके घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छा होता है और आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो पास थ्रू हो जाती है। इसीलिए अगर किसी के घरों में आमने सामने अगर विंडो बनी हुई है, जैसे एक विंडो नॉर्थ में है और दूसरी विंडो आपकी साउदर्न एरिया में बन गई है, तो वो एनर्जी को फ्लो बाहर आउट कर देती है। इसलिए दरवाजों और विंडोज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी वास्तु को बनाने के लिए। जब भी हम बात करते हैं अपनी आगे की दिनचर्या किस तरीके से करेंगे, एनर्जी पर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एनर्जी आपके, अगर जो मेजर रीजन की बात करें तो सनलाइट, आपके घर का वेंटिलेशन, उस वेंटिलेशन में अगर जिनके घरों में बार बार सीलन आ रही है, यानी कि समझ लेना चाहिए कि उनके घरों में सन की एनर्जी और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। इसी वजह से उनके घरों में ये दोष उत्पन्न हुआ। क्योंकि हम जब दोष की बात करते हैं, ये दोष कोई एक दिन में नहीं बनता, उसको बनने के लिए कई दिन, कई महीने, कई सालों लग जाते हैं, और उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं इन चीजों को लेकर। अगर बेसिक प्रिंसिपल को ही हम सुधार ले, ग्राउंड जीरो पर ही अगर हम बात कर ले, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूं कि जब कोई, अब देखिए भूमि मंगल की है, क्योंकि भूमि पुत्र कहे गए हैं मंगल। अब यहां पर भूमि हुई मंगल की, और जब चार दीवारी बन जाती हैं तो वो जुपिटर बन जाती हैं, और उसमें जो व्यक्ति ग्रह स्वामी उसमें रहने आता है वो सूर्य बन जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम वास्तु देखते हैं। बोलते हैं ना कि ग्रह स्वामी की कुंडली देखेंगे, ग्रह स्वामी पर ही असर आएगा। तो ये जब तीनों योग बनते हैं, और अगर अपने घरों में हम पानी की व्यवस्था को सही दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हमारा तो गजकेसरी योग ग्राउंड लेवल पर ही हमने क्रिएट कर दिया। विच मीन्स कि अगर मून की प्लेसमेंट पर चंद्र की प्लेसमेंट जो जल तत्व को बताते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है,
जल स्वरूप है, इसीलिए वो मूड स्विंग्स होते हैं, 15 दिन घटता है, 15 दिन स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं पानी का ही तरीका है। अब पुराने समय में अगर आपने देखा हो तो एक भंडार गृह बनाया जाता था जिसमें स्टोरेज करते थे, चीजों को रखते थे बहुत बहुत सालों के लिए, फ्रिज तो हुआ नहीं करते थे। तो नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर में वो अपने घरों में अनाजों का भंडारण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज द प्लेस ऑफ मून, चंद्रमा। चंद्र की जब शीतल किरणें उसके यंग एज में यहां गिरती हैं तो वहां पर शीतलता अपने आप ही, ठंडक अपने आप ही महसूस होती है। अगर आप इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें पता है कि मून की जगह पर हमने वहां पर अपना भंडार गृह बना दिया, तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करते, प्रिजर्व रखते अपनी चीजों को। यानी कि अगर आप ग्राउंड लेवल पर ही ओरिएंटेशन अच्छे कर लेते हो तो बाद में हो सकता है इतने दोष ना आए किसी के घरों में। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके घर की एनर्जी कैसी है और आपके बाहर की एनर्जी कैसी है, कैसे वातावरण में आप रहते हो। अब उसके लिए हमने देख लिया कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सबसे बड़ी एनर्जी सूर्य की एनर्जी और चंद्र की एनर्जी। जब हम आगे इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं तो क्या इन एनर्जीज को हम महसूस कर सकते हैं? हम कैसे पता लगाएं? जब हम अपने भूमि को विभाजित करते हैं, जैसे किसी भी मकान को बनाने के लिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक उसका ब्रह्म स्थान होता है, एक उसका देव स्थान होता है, एक मनुष्य स्थान होता है और एक उसका पिशाच स्थान बोला गया है, वो स्थान होता है। तो जब हमने कल पढ़ा कि 32 पदों को हम पिशाच स्थान पर अंकित करते हैं, वही आपका मेन डोर बनता है। और अगर किसी का कोई प्लेसमेंट ऐसी जगह पर हो गया है आपके घरों में, जैसे बेड आ सकता है, हो सकता है आपने अभी तक इस बारे में आप अवेयर नहीं थे, तो आपने पूरी दीवारें ही बनाई। यहां पर अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो ईच एंड एवरी, चाहे छोटा प्लॉट हो या बड़ा, इवन जिसमें मैं रह रही हूं उसमें भी यही विधि को अपनाया गया है। साउथ इंडिया में ये बहुत ही अच्छा मतलब कल्चर है, छोटे प्लॉट हो या बड़ा, उनको जो पिशाच भीति वाला जो एरिया है वो छोड़कर ही बनाते हैं, चाहे थोड़ा ही छोड़े। अगर किसी के पास बिल्कुल ही छोड़ने की जगह नहीं है तो ये बताया गया है कि अगर वहां पर जितना आपने दीवार बना दी वो उसी भीति में मतलब कन्वर्ट हो जाती है, उसको ही हम पिशाच भूमि बोल देते हैं, क्योंकि छोटी जगह है, उसको छोड़ने की जगह नहीं है। तो इस तरीके के प्रावधान से अगर कोई भी मकान बनाया जाता है तो उसकी एनर्जी जहां पर जिस प्लेसमेंट में अंकित हो जाती है वहां पर उसी स्वरूप में वो पलती है, बढ़ती है। अगर नेगेटिव किसी पौधे में अगर कोई चीज की कमी रह जाए, सनलाइट ना मिले या उसको एक पानी ना मिले, बाकी सारी चीजें मिले, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम तो आएगी। तो यही व्यवस्था अगर हम अपने विकास में देखें या अपने घर के डेवलपमेंट में देखें, तो जो ये डिवीजन ऑफ लैंड होता है, इसको जो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें ब्रह्मा की एनर्जी, ब्रह्मा के स्थान, अगर आप 9x9 की ग्रिडिंग से अपने घर को बनाते हो तो उसमें 9 पद ब्रह्मा जी को दिए गए हैं, 64 पद में 4 पद उनको दिए गए हैं। तो इस तरीके से एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है ब्रह्मा एनर्जी फील्ड पर कभी भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसको ऊर्जा आप दे सकते हो, कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप ब्रह्मा के जो तत्व है, ब्रह्मा की जो एनर्जी है, उसमें आप अच्छी चीजें नहीं डाल सकते। शास्त्रार्थ बात करें तो आप विश्वकर्मा प्रकाश में भी कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। उसमें भी जब शिलान्यास किया जाता है, ग्रह जो पहला पत्थर नींव का रखा जाता है, नींव रखी जाती है, कोई भी कॉलम रखा जाता है, तो वहां पर तो प्रॉपर कलश को स्थापित करने की भी बात कही गई है। कलश में बहुत अच्छे अच्छे चीजों को डाला जाता था, जिससे कि जब भूमि के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं तो उस भूमि के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि उस भूमि की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं वो एलिमेंट। जैसे
कोई भी अगर आप बीमार हैं तो अगर आप दवाई पिलो पे रखते हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, आपका फीवर तो ठीक नहीं होगा, हमें वो दवाई खानी पड़ेगी। इसलिए ऊपरी तौर पर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसलिए उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जब हम भूमि के अंदर वो चीजें स्थापित कर देते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो भूमि की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, उसकी केमिस्ट्री को हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए पुरानी हर एक घर को जब बनाया जाता था तो पहली नींव का पत्थर डालते हुए भी कलश स्थापना करते थे, बहुत अच्छे अच्छे रत्न डाले जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें डाले जाती थी, जिससे होता क्या था, कॉलम के थ्रू और कॉस्मिक एनर्जी तक पहुंचने का एक माध्यम वो पिल्लर, वो कॉलम बन जाता था। अब किसी भी घर में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ग्राउंड लेवल पर जब हम पिल्लर डालते हैं, कोई भी कॉलम बनाते हैं, चार दीवारी बनाते हैं, सबसे पहले नींव भरते हैं ना, नींव खोदते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, उसकी मिट्टी को बाहर निकालते हैं, फिर नीचे से अपना फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो जब फाउंडेशन में ही अगर हमने तैयारी कर ली दोषों को दूर करने की, तो ये सारी चीजें हमें आगे चल के बहुत फायदा देती हैं। जब भी हम ग्राउंड लेवल पर कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बशर्ते कि हम अपर लेवल पर काम करें। इसलिए ही बोला गया है कि जो ग्राउंड लेवल पर या 10th फ्लोर तक भी अगर कोई रहता है तो जियोपैथिक एनर्जी उनको ज्यादा डिस्टर्ब करती है, लेकिन उससे ऊपर के जो बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां कॉस्मिकली उनको बहुत हेल्प मिल जाती है, वेंटिलेशन प्रॉपर आ जाता है, पोल्यूशन नहीं हो पाता है, सूर्य की एनर्जी बड़े अच्छे से मिलती है, तो बाकी दोषों को उन तक पहुंचने में टाइम लगता है। जिससे होगा क्या कि वो आप कभी भी ऑब्जर्व कर लीजिए, नहीं तो ग्राउंड लेवल पर जिनके घर में जो तकलीफ है वो 25वें माले पर रहने वाले के घर में नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए फ्लैट जो सिस्टम बने हुए हैं मल्टी स्टोरी में जो रहते हैं, ये वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि वास्तु भूमि की ट्रीटमेंट, उसका ओरिएंटेशन, उसको साज सज्जा और उसको बनाकर रहने की विद्या है। अगर हमने भूमि को ही सुधार लिया तो कॉस्मिकली अपने आप अलाइनमेंट हमारे साथ बन जाती है और हम ग्रो करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। और ये सारा निर्धारण होता है सूर्य और चंद्र की एनर्जी पर। अगर हमने वो बैलेंस कर लिया तो हम अपने क्षेत्र में ग्रो करते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो आगे अगर बढ़ें, मैं प्रेजेंटेशन भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसीलिए आपका और आपके एनवायरमेंट का जो नेचर, यानी कि एनवायरमेंट क्या हुआ, आप जहां रहते हो, आपके सराउंडिंग का आपके साथ कोऑर्डिनेशन जैसा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी वैसी होगी। अगर अच्छा एग्जिस्टिंग वास्तु है आपका तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपके प्रिंसिपल अगर बहुत अच्छे हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन यहां पर कौन जोड़ेगा आपके साथ, आपकी एनर्जीज, आपके सराउंडिंग की एनर्जी, आपके घर की एनर्जी। मैंने जैसे बताया आपके आसपास हॉस्पिटल है या कोई भी और इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी है तो आपको क्या महसूस होगा, बहुत सारे, जैसे हॉस्पिटल में कितनी डेथ्स होती हैं, कितने तरह के, सब अपने दुख को लेकर आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना। किसी की डेथ होती है, कोई नवजात बच्चे मर जाते हैं, किसी और की डेथ हो जाती है, तो होगा क्या, वो एनर्जीज आपके आसपास आपके एरिया में घूमती रहती हैं और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी के स्वरूप में कणों के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारे घरों में प्रवेश करती है और हमें उसी की तकलीफ होती है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है एनर्जी को लेके कैसे सेंस करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम प्रिंसिपल पे बात करते हैं तो जो हमारे बेसिक चीजें हैं वास्तु में, हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना होता है, जैसे आज के समय में समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम वास्तु को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना।
अब पहले तो सिंगल सिंगल घर हुआ करता था, नीचे मल्टी स्टोरी नहीं होती थी, तो वैसा वास्तु होता था। लेकिन आज हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए हमें अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चेंजेस करने होते हैं, अपनी भूमि को शुद्ध करना होता है। इसीलिए वास्तु के सारे प्रिंसिपल हर जगह लागू नहीं हो पाते। ये है कुछ कुछ लूप होल्स हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब शास्त्र ये बना था बिल्कुल ऋषि मुनियों के समय पे भी, तो उस समय की धारणा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर से शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे युग बदलते गए, समय बदलता गया और हमारी जरूरतें बदलती गई, जिससे ये चीजें भी चेंज होती गई। तो किसी भी वास्तु को बनाने के लिए सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य मतलब आपका पैसा, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के आप कोई मकान, कोई भूमि नहीं खरीद सकते हो। और उसके अलावा आपको उस पर्टिकुलर भूमि के टुकड़े की भी जरूरत होती है इस पृथ्वी प्लैनेट पर, तभी आप अपना घर बनाएंगे। और उसमें हम आज का कंस्ट्रक्शन काल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, यानी कि समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग करते हैं। काल मतलब टाइम। आज के एरा में जो जो इंटीरियर हम करते हैं, क्या वही पहले जब ऋषि मुनि रहते थे वो इंटीरियर होता था? नहीं होता था। वो काल, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होता गया। तो आज हम वैसी ओरिएंटेशन करते हैं अपने घरों में जिसमें कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में डालने की सुविधा दे सके। इसलिए वेंटिलेशन का प्रावधान है, आपके दरवाजे हैं, आपकी विंडोज हैं, उनको ओपन करना जरूरी होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका भाव। आप अपने घर को देखिए, कोई भी मकान, 4 दीवारों से बनने वाला एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आपका घर नहीं बन सकता। अभी आपने उसको मकान बनाया है। मकान बनाने से घर बनने तक की दूरी में बहुत सारी भावनाएं जुड़ती हैं उस व्यक्ति की जो उसको बनाना चाहता है। अपने परिवार को सुख देने का भाव, अपने परिवार को समृद्ध करने का भाव, अपने आप को ग्रो करने का भाव और अपने ऑल राउंड डेवलपमेंट का भाव। तब जाके कोई एक भवन निर्माण होता है, एक भूमि बनती है, एक टुकड़े पर अपना हम मकान से घर में प्रवेश करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स में ही आ जाते हैं कि इन चीजों के बिना हम वास्तु की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम आगे बात करें, प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजों पर टिकता है। सूर्य की रोशनी की वजह से ही उसका ओरिएंटेशन बनता है। पॉजिटिव किरणें पॉजिटिव जोन बनाती हैं 16 जोन में, नेगेटिव किरणें नेगेटिव जोन बनाती हैं। इसी तरीके से सन और मून की एनर्जी ये डिसाइड करती है कि आप कैसे वातावरण में रहेंगे। अब सूर्य के बारे में हम बखूबी बात कर चुके हैं। अब अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, हम भूमि पर रहते हैं, हम सभी को पता है भूमि पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम स्टैंड कर पाते हैं। नहीं तो हम, जैसे मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें कितना फर्क है ना। वहां पर हम फ्लोट होते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं है। यहां पर हम भूमि से जुड़े रहने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने घरों में भी अलाइन करते हैं। जैसे जैसे सर ने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत जगह पर ऐसे टेम्पल, ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि जिस पर हम अपने घर को बनाते हैं। जैसे अगर इस टुकड़े पर मैंने अपनी बिल्डिंग बनाई, एक तो सीधी बनाऊंगी तो कॉस्मिक एनर्जी और आपकी जियो एनर्जी आपको अलाइन करेगी बिल्कुल परफेक्ट वे से, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी, ये जो एनर्जी फ्लो है हमेशा अपवर्ड होता है, भूमि की एनर्जी। तो उसके लिए अगर आपकी सपोज करे ये कोई बिल्डिंग इस तरीके से बनी हो टिल्टेड, तो आप क्या रह पाएंगे? सारा सामान गिर जाएगा, है ना, क्योंकि सब कुछ गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की अलाइनमेंट पर। आप हवा में कुछ भी फेंकेंगे वो नीचे ही आता है, हवा में तो फ्लोट नहीं करता ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अपने घरों का निर्माण करते हैं। इट शुड बी स्ट्रेट हो और अलाइनमेंट ऐसा हो उसका जिससे आपका जो व्यवस्था है, चाहे आपके घरों में फर्नीचर हो, आपका बेड हो, आपके घर में टॉयलेट सीट हो, आपका
सोफा सेट हो, आपका घर में जो तिजोरी आप रखते हैं वो हो, ये सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आपने प्लेस कर दिया। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हुआ आपने उन चीजों को वाटर लेवल यानी कि समतल भूमि पर आपने अलाइन किया। थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो गिर जाएगा, है ना, वो अट्रैक्ट करेगा। अगर एक टेबल है, अगर एक मेरे पास एक टेबल है, उसका मुझे अगर एक पैर बनाना, मतलब एक पैर मेरे पास छोटा है, तो क्या वो स्टेबल रहेगा? सारा झुकाव किस तरफ हो जाएगा उस टेबल का? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपने उसको टिल्टेड हो गया ऑटोमेटिकली। जब भी कोई चीज टिल्टेड वे में होती है तो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाती, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। इसलिए आपके घरों में बनने वाले फर्नीचर, आपके घरों में लगने वाली टॉयलेट सीट, आपके घरों में बनने वाले आपके बच्चों के स्टडी टेबल, आपकी सेफ, सभी कुछ एक समतल जगह पर होना चाहिए। वो कभी भी हिलने डुलने वाला ना हो। अगर है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वही एनर्जी आगे आपके लिए दुख का कारण बनती है। मैं आपको एनर्जी देखना बता रही हूं कि आप बहुत सारे वेज होते हैं एनर्जी को महसूस करने के। कई बार हमें दिखता है, कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं, तब एनर्जीज पर हम काम कर सकते हैं। तो यहां पर दूसरी चीज आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको पता चली। तो अगर पहली बात मैंने बताई कि जो पिशाच भूमि होती है उस पर अगर बिल्कुल दीवार से सटाकर आपने अपना कोई भी सोफा, आपका कोई बेड हेड, आपके बच्चों का स्टडी टेबल, आपके घर में लगने वाले सेफ, आपकी अलमीरा, कुछ भी अगर बिल्कुल सटा के रखा है तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्योंकि वो जो भूमि है, वहां जो एनर्जी फील्ड डेवलप हुए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं। तो थोड़ा सा 3 इंच, 2 से 3 इंच अगर आप उनको आगे करके प्लेसमेंट करते हो तो आपने वो एनर्जी को पास थ्रू होने का रास्ता दे दिया और आपकी प्लेसमेंट भी ठीक हो गई। तो इस तरीके से जब हम एनर्जीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम खुद से ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आगे बढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं करना चाह रही हूं, कोई भी भूमि का जो निर्माण होता है वो हम भूमि पर, आपने सुना होगा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन दो होती हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल सबने सुना है। जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है किसी भी क्षेत्र में, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। आपने ये, आप सब अवेयर हैं इस चीज को लेकर कि हमेशा साउथ में हेड करके हमें सोना चाहिए, है ना, और नॉर्थ में हमें पैर करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल अपने अट्रैक्शन का जोन है। यहां पर अगर हम हेड करके सोते हैं तो जो भी यहां से एनर्जी पास थ्रू होगी आपके हेड के थ्रू आएगी और आपके पैरों में से निकल जाएगी। लेकिन दूसरी तरीके से अगर इसको समझना चाहें तो अगर एक व्यक्ति को देखेंगे, आप बेशक इसको गूगल कर सकते हैं, बखूबी इसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए कि हमें क्यों सोना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो आपका जो हेड है वो आपके लिए साउथ पोल का काम करता है ना। ऑपोजिट अट्रैक्शन की बात सुनी है। तो इस तरीके से जब हम प्रॉपर अट्रैक्शन जोन में सोते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, वो एक सही मैनर में पास थ्रू होती है और व्यक्ति को कोई भी दोष नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने घरों के बनाने की बात करें तो घरों को बनाने की धारणा ये बताई गई कि इस तरीके से ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। जब हम नॉर्थ से साउथ एक्सिस की बात करते हैं, इस के लॉन्गर होने की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन अट्रैक्शन का जोन है। जितनी भी एनर्जी आती है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में शिव और शक्ति वास करते हैं और सारी सृष्टि उनको
सारी एनर्जी का जो सोर्स है उनके कंट्रोल में है। तो ये जो एनर्जी फ्लो जाता है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, इसलिए नॉर्थ को अट्रैक्शन का जोन बोला गया। अब यहां पर अट्रैक्शन करने के लिए अब हमें क्या क्या अट्रैक्ट करना होता है अपने घरों में? हमें पैसा चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए। तो अट्रैक्शन की वजह से ये नॉर्थ जोन हमें अट्रैक्ट करके देता है जब नॉर्थ टू साउथ एक्सिस लॉन्गर होता है हमारे पास। इसीलिए जब हम अपने घरों को बनाएं, इसीलिए स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लॉट की जो धारणा बताई वो सबसे उत्तम प्लॉट माने गए कि इन्हीं घरों में अगर आप अपने घरों की प्लेसमेंट देते हो तो आपको जो आप उस घर से चाहते हो वो आप पा सकते हो। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें तो अगर ये एक्सिस ईस्ट टू साउथ हो जाता तो क्या होता? बहुत सारे घर ऐसे भी बने होते हैं। ईस्ट टू वेस्ट होता तो क्या होता? अगर ये लॉन्गर होता है तो ये जो धारणा है ये मंदिरों को बनाने के लिए बताई गई है। मंदिरों में वेस्ट के पद पर गर्भगृह बनाया जाता है, जहां पर मेन जो टेम्पल में मूर्ति रखी जाती है वरुण के स्थान पर उसकी स्थापना की जाती है। क्या मंदिरों में आप अपने लिए वहां पैसा मांगते हो, मतलब अपने लिए प्रार्थनाएं करने जाते हो या पैसा लेने जाते हो? प्रार्थनाएं करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भाव मंदिर में जाते ही भाव बदल जाते हैं और वही भाव घर में आते ही बदल जाते हैं, है ना? अभी मैं पूजा करके आ रही हूँ और घर आते ही मैंने बिखरा हुआ देखा तो मैं अपने मेड को बोल रही हूँ या मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ ये क्या किया हुआ है? तो क्या दोनों भाव सेम रहे? भाव बदल जाते हैं। इसी वजह से जो एक्सिस है ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर का, वो एक्सिस मंदिरों को बनाने की धारणा पर लागू होता है। घरों में अगर ये हो जाता है, उन घरों में पैसे की कमी देखी गई क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। नॉर्थ छोटा पड़ रहा है, साउथ छोटा पड़ रहा है ना? अगर नॉर्थ इधर आएगा, साउथ इधर आएगा, तो ये जो है ये जगह कम होने की वजह से यहां पर अट्रैक्शन कम हो गया नॉर्थ टू साउथ। तो हमारे जो अट्रैक्शन, जो चीजें हमें अट्रैक्ट करनी थी वो भी कम हो जाएंगी। इसीलिए ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर एक्सिस पर बने हुए घर, वो चीजें आपको धन की कमी, कहीं ना कहीं पैसे की कमी और बहुत सारी जो आप चाह रहे हो उसमें कमियां पाई गई हैं। अगर आप इस दोष को कम करना चाहते हो, किसी के घर बन गए हैं, बनने के बाद विचार पूरा तोड़फोड़ तो नहीं कर सकते, तो जो घर में अगर बनाए प्लॉट बेशक चौड़ाई लंबाई आप देखें उसके, अगर आपका ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर है तो उसमें आप जो अंदर का ओरिएंटेशन करें उसमें आप नॉर्थ टू साउथ लॉन्गर अगर रूम्स को बना देते हैं तो आप उस एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, 100% तो खैर नहीं होता क्योंकि बेस, अब मैं 2 और 2 5 पढ़ूंगी तो मेरा तो बेस ही गलत हो गया, है ना? तो वही चीजें होती है, 100% रिजल्ट नहीं आते बट कुछ तो समाधान हो, फर्स्ट एड तो हम कर ही सकते हैं कहने के लिए। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, उसने हमें हमारे लाइफ को ग्रो करने के लिए जो जो हमें चाहिए था वो सब कुछ दिया। लेकिन अगर वही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती हैं तो उसी से हमारे घर में एनर्जी फ्लो भी चेंज हो जाता है, जिससे हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम अपनी भूमिय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आप अपने भूमि के अंदर जब आसपास के एनर्जी के साथ साथ अपने घरों में भी देखते हैं, तो जब आपने अपनी नींव खोदी कोई भी प्लॉट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जब नींव की मिट्टी निकाली जाती है तो उसके अंदर भी आपको चेक करना होता है। और आपने देखा होगा इवन जब हमारा घर बन रहा था, मैं उसी का एग्जांपल आपको देती हूँ, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें निकली हैं कि उसके मिट्टी में से कोई ऐसे हड्डियां तो नहीं निकल रही हैं, या बहुत सारे अलग अलग तरह की मिट्टी तो नहीं निकल रही है, किस तरीके की मिट्टी निकली है, कोई दुर्गंध तो नहीं है, क्योंकि भूमि के भी स्वाद, रंग, गंध, ये सब कुछ जो 5 तत्वों की एनर्जी है वो भूमि के अंदर पाई जाती है। हर कण कण में पंच तत्व विद्यमान है।
यानी कि उसकी स्मेल कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी गंध कैसी है, और उसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है। किसी किसी भूमि की खुदाई में रत्न निकलते हैं तो वो भूमि बहुत अच्छी मानी जाती है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंट्यूशन डेवलप करते हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एनर्जी हमारे घर की कैसी है। तो भूमि हमें बता देती है वेरी फर्स्ट स्टेप पर ही कि आप जिस चार दीवारी के अंदर प्रवेश करने वाले हैं वो कैसी है, क्योंकि ये भूमि की ऊर्जाएं ही हमें आभास कराती हैं कि आप इसमें रहने आ रहे हो तो हम आपको ये तकलीफ देंगे, ये सुख देंगे। वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। अगर आपने किसी का प्लॉट कहीं खरीदा, कोई मकान खरीदा, सपोज करें उसमें किसी ने सुसाइड कर दिया, तो एनर्जी तो वहां की भी खराब हुई। किसी की डेथ हो गई, बहुत सारे घरों में कई बार ऐसा होता है सडन डेथ हो जाती है ना। जैसे एक मेरी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थी, मोना जी, उनके घर में ऐसे ऐसे हुआ, बार बार उन्होंने बोला। तो ऐसे जब सडन डेथ हो जाती हैं और एक नहीं बार बार होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं उन घरों की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। वो जो एनर्जी वहां निकलकर बाहर निकली है वो वही है या आसपास सराउंडिंग एरिया में, वो हम नहीं जान पाते, जिसकी वजह से वो एनर्जी आसपास की डिस्टर्ब होती है। क्योंकि हमारे घर में जब आप 45 देवताओं को पढ़ते हो, वो देवता नहीं है, वो एनर्जीज हैं। और उन एनर्जीज पर काम करने के लिए ही जैसे जैसे चार दीवारी बनती है, पहले नींव का पत्थर रखा जाता है, तभी से वो एनर्जी अपनी स्थान को ग्रहण करने लगती है। और यही एनर्जी अगर किसी के अंदर अच्छी एनर्जी के स्वरूप में स्थापित है तो जो भी नेगेटिव एनर्जी घर में है उनको फाइट करके उस घर से निकाल सकने की ताकत रखती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसी से ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, सुख और दुख क्रिएट होते हैं। अब अगर इस भूमि को देखने पे चले तो उसका स्लोप कैसा है, उस भूमि का हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है। आपके आसपास के अब स्लोप कहाँ होना चाहिए, हमेशा नॉर्दर्न टू ईस्टर्न साइड पर स्लोप बनाने की बात कही गई है। हमेशा स्लोप आपके घरों का या तो नॉर्दर्न साइड्स पे होना चाहिए या ईस्टर्न पे जाना चाहिए। अगर आप गड्ढों की बात करें तो जहां पर स्लोप होगा वहां पर गड्ढे भी बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड पर गड्ढे बना सकते हैं। गड्ढे किसके बनेंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का गड्ढा बनाना पड़ता है। लेकिन अगर यही गड्ढा आपने सेप्टिक टैंक का बना दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपकी यूटिलिटी भी डिसाइड होती है। नॉर्थ ईस्ट में या एनएनई में, नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं एग्जैक्ट कुछ भी करना चाहिए, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में आप कर सकते हैं। तो नॉर्थ में आप अगर पानी का प्रावधान देते हैं, वही पानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिससे आपके घर के अंदर सारे वाटर बॉडीज फ्लो होती है, यानी कि जो पाइपलाइन जा रही हैं, उसको अगर आपने नॉर्थ में दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको अपनी रेशो मिला के, जो गोल्डन रेशो होती है, उसको इतना डिवाइन बना देती है कि जैसे गंगा जल वैसा मान सकते हैं। सब कुछ भाव पे, भाव को कभी मत छोड़िएगा। हर चीज में अगर भाव से करेंगे तो आपका वास्तु बहुत अच्छा होता है। तो यहां पर भी हमने देखा कि सूर्य की एनर्जी ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के या एनएनई के जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैं, साउथ इंडिया में जितने भी घर बनाए जाते हैं, चाहे छोटे घर हो या बड़े घर हो, उन सभी में नॉर्थ ईस्ट या एनएनई में बाउंड्री वॉल के इधर या कंस्ट्रक्टेड एरिया में भी उनके घरों में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाता है। तो अगर यही यूटिलिटी, यही एक्टिविटी चेंज हो जाए, तो अगर मैंने गड्ढा बनाने का तो प्रिंसिपल मान लिया कि होना चाहिए, लेकिन अगर वही गड्ढे में मैं सेप्टिक टैंक की एक्टिविटी करूं तो क्या पॉजिटिव होगा? जो पॉजिटिव रेशो किरणें आ रही हैं सूर्य की, वो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो जाएंगी, जिनकी वजह से जब आपने सुना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसके पीछे की साइंस ये है। सूर्य की किरणें डिसाइड करती हैं और आपकी एक्टिविटी डिसाइड करती है कि आपके घर का ओरिएंटेशन आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है।
तो स्लोप प्रॉपर रखना होता है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न में गड्ढों को रखना पड़ता है प्रॉपर वे से, और उसकी एक्टिविटी क्या कर रहे हो। यही गड्ढा, यही स्लोप अगर आपका साउथ या साउथ वेस्टर्न एरिया पे हो जाए तो प्रिंसिपल ऑपोजिट हो जाता है। जो आपको प्रॉफिट नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्लोप से मिल रहा था, वहां पर इसका ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगा। मैंने कितने, मेरे खुद के कितने मैं टेस्टिमनी दे सकती हूं जो मेरे बिल्कुल नियर डियर वन के साथ ये हुआ। उनके घर में साउथ वेस्ट में ओपनिंग, साउथ वेस्ट में शेड का ना होना, साउथ वेस्ट में ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक पूरा कमरे जितना बनाया हुआ। इवन मैं दूर भी नहीं जा रही, मेरे खुद के ब्रदर के घर में ये सब देखने को मिला मुझे। और धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि बनाने के बाद जहां पर रेज्ड होना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट उनका रेज्ड, नॉर्थ उनका रेज्ड हैवी, और आपका स्लोप चला गया साउथ वेस्ट, और साउथ में ओपन अंडरग्राउंड वाटर टैंक। आपके ईस्ट साइड में आपने सारे टॉयलेट्स और वो बनाए हैं। मतलब उनके घरों में ये कंडीशन हुई कि उनको वो घर छोड़ के किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। और ये टेस्टिमनी दे रही हूं मैं, लाइव टेस्टिमनी दे रही हूं। तो ये फर्क पड़ता है अगर आपका वास्तु, आपकी भूमि बेसिक प्रिंसिपल पर ही अलाइनमेंट नहीं लेकर वहां बैठी, तो उसकी एनर्जी आप कुछ भी करेंगे, हम लोग 100% रिजल्ट नहीं ले सकते। तो बेस ग्राउंड को ही हमने देखना है। अब इस स्लोप को कैसे चेक कर सकते हैं आपके बने हुए घरों में? अब तो बिल्डर के घर हो गए, तो क्या करें, आप अपने घरों में हर रूम की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए एक डब्बे से, एक ग्लास से, और वो वाटर फ्लो किस तरफ जा रहा है उससे चेक कर सकते हैं। आप अपने टॉयलेट की एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा हार्डवेयर की शॉप पे मिलता है एक वाटर टेस्टिंग के लिए। उसमें नहीं तो छोटे बच्चों का एक टॉय आता था जिसमें बबल्स होते थे पानी का, अगर वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाए तो बबल इधर चला जाता है, टिल्ट हो जाए तो इधर। तो वो एक, अगर वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, जो वाटर लेवल चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, अगर उससे आप अपने घरों में चेक करते हो, अपनी टॉयलेट सीट के पास रख के चेक करिए, वो कहीं टिल्टेड तो नहीं है, क्योंकि वो भी वही इंपैक्ट देगी जो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ टॉयलेट इंपैक्ट देता है। सबसे ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो टॉयलेट चाहे अच्छे जोन में भी बनी हुई हो, तो भी उसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको, जो यूज करेगा उसको आने तय है। ठीक है, तो उससे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद भूमि के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भूमि की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, जो भूमि हमने यूज करनी है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसका फिजिकल और केमिकल कैसा, उसकी बायोलॉजी या उसके जो भी टेस्टिंग्स हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। जब भी आप, जैसे अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं अपने प्लॉट की, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो ग्रह स्वामी है उसका 1 हाथ लंबा गहराई या 2x2 का चारों तरफ से, या 4x4 का आप गड्ढा बनाइए, और वो पूरी मिट्टी आप बाहर निकालिए। बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, इवन विश्वकर्मा प्रकाश में भी बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं। और उसके अलावा भी आपकी ऑब्जर्वेशन से भी ये चीजें आप सीख सकते हैं कि टेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन से ही ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हम अवेयर कई बार नहीं होते हैं। तो जब आप पूरी मिट्टी निकालेंगे, अगर वो पूरी मिट्टी एज इट इज आप भर देंगे वापस कुछ टाइम के बाद, वेट करने के बाद, तो वो पूरी मिट्टी अगर जितनी निकाली आपने वो मिट्टी भरी और वो गड्ढा आधा ही उससे रिफिल हो पाया, आधा खाली रहा, तो वो भूमि की ऊर्जा आपको बता रही है कि आपकी भूमि आपको लॉस देगी, आपको प्रॉफिट नहीं देगी। अगर वो ही थोड़ा सा और 75% तक आ जाए कि ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी भर जाए और थोड़ी सी मिट्टी बच जाए तो समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, वो मिट्टी की ऊर्जा बहुत अच्छी है। तो ये टेस्टिंग्स हैं सारे। पानी से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, भूमि से भी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी गड्ढे में आप पानी भी डालेंगे, पानी की टेस्टिंग, उसमें उठने वाले बबल्स की टेस्टिंग, उसके कलर से भी टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग मेथड्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो ये भूमि की एनर्जी कैसी है, उसकी केमिस्ट्री कैसी है, हम जान पाते हैं। अगर हम
एग्जिस्टिंग वास्तु में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि हाई राइज बिल्डिंग आपके आसपास कितनी है। अगर आपके साउथ में और साउथ वेस्ट में हाई राइज बिल्डिंग है या वेस्ट में रेज्ड बिल्डिंग है तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर यही प्रिंसिपल ऑपोजिट हो जाए, आपके ईस्ट और नॉर्दर्न प्लेस पर हाई राइज बिल्डिंग बन जाए, तो वही आपको प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और अगर आप एक हॉस्पिटल के पास रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, किसी मरघट के पास, किसी मुर्दा घर के पास रहते हैं, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। किसी ऐसे पीपल का वृक्ष आपके आसपास है, कोई बरगद का पेड़ है, क्योंकि ऐसी एनर्जी, ऐसे वृक्षों पर जो आत्माएं हैं वो अपना निवास करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर और भय की स्थिति एक मनुष्य के अंदर देखी जाती है। आपके घरों में के आसपास मंदिर होने से भी सारी ऊर्जा मंदिर खींच लेता है, क्योंकि जो मंदिर जो बना हुआ है वो एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर उसका गुंबद बनता है। वो गुंबद कॉस्मिकली एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी को इतना स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, जैसे कि आप ग्राउंड से किस अपने पानी को निकालते हो, जैसे हैंडपंप से पानी निकालते हो ना, ऐसे ही एनर्जी खींचने का काम, क्योंकि वो पावरफुल प्लेस है। एक तो हमने जैसे एक्सिस पर बनाया, ईस्ट टू वेस्ट बना, कोई भी टेम्पल देखिएगा आप ईस्ट टू वेस्ट लोंगर पर ही बनाते हैं, और उसका गर्भगृह वेस्ट वरुण के स्थान पर दिया जाता है, और उसके ऊपर ऐसे गुंबद बने हुए हैं। वो गुंबद के पावर बढ़ जाती, इसलिए हम वहां जाकर कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी अपनी प्रार्थना रखते हैं तो वो कॉस्मिकली अलाइन होती है। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। सॉरी, वो पॉइंट नहीं लगाया, थैंक यू। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं टेम्पल की एग्जिस्टिंग की, तो उसकी एनर्जी आपके घरों के आसपास की एनर्जी को सक करती है, खींच लेती है। और जो आप एक तरीके से, उसमें भी बताया गया है कि अगर आपका घर मंदिर के आगे है, मंदिर आपके पीछे है, तो उसकी एनर्जी अलग होगी। अगर लेफ्ट राइट है तो उसकी एनर्जी अलग अलग इंपैक्ट डालती है। तो मंदिर के पास का अगर आपका घर है तो भी प्रॉब्लम आती है। जो भी पुलिस स्टेशन है या हाई टेंशन वायर्स होते हैं वो सारे भी आपको नेगेटिव ही, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वास्तु की। जब हम डिवीजन करते हैं वास्तु का, तो 70%, जो मैंने आपको कल भी बताया कि 70% रोल रहता है आपकी भूमि कैसी है, सारी चीजें वो डिसाइड करता है। उसके बाद आपका 20% ओरिएंटेशन रह जाता है कि हमने वहां पर बनाया क्या है, रूम बनाए हैं, टॉयलेट बनाया है, किचन कहाँ बनाया है, ये ओरिएंटेशन वर्किंग होता है। और उसके बाद 5% जो है वो वास्तु प्रोटेक्शन पर काम होता है। अब हमने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो जो प्रोटेक्शन करते हैं मंत्रों के द्वारा, आपकी विधियों के द्वारा, जो भी दोष निवारण तत्व होते हैं उनके द्वारा, या जो भी अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, कोई चीज अगर बन जाती है तो उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो ये इस तरीके से हम वास्तु को डिवाइड करते हैं, जिससे हम अपने अगर देखा जाए, लेकिन आज हो क्या रहा है, सिर्फ 20% वास्तु ही बताया जाता है। उसी का ओरिएंटेशन ये कर लो, इधर ये बना लो, और वही फ्री में देके भी वो लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ बता दिया, बट ये पूरी नॉलेज नहीं है, ये आधी अधूरी नॉलेज है। सिर्फ ओरिएंटेशन से कुछ नहीं होता, बाकी चीजों के लिए भी अवेयर होना एक पूरा वास्तु आपको बनाकर देता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं, क्योंकि कंप्लीट वास्तु की अगर बात करें तो बहुत सारी ब्रांचेस इसकी हो जाती हैं। तो बट ग्राउंड रूट तो हम अच्छी डालें, बीज तो हम अच्छा डालें, एक शुरुआत तो अच्छी कर सकते हैं। तो ये हमें वास्तु बड़े अच्छे से सिखाता है। अब यहां पर इन पॉइंट्स पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। अब जैसे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं अपने घरों में, तो अपने घरों में जब भी हम वास्तु करते हैं, हो सकता है हमारा ओरिएंटेशन परफेक्ट हो सकता है हमारा घर बिल्कुल तरीके से बना हुआ हो, लेकिन
जब हम इन एनर्जी को अनुभव करते हैं, उनको याद करते हैं या महसूस करने लगते हैं, तो उनकी शुद्धि के भी प्रावधान वास्तु में दिए गए हैं। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इन एनर्जीज को कैसे, एनर्जी कैसे आपसे बात कर रही है, कोई ना कोई दुख तकलीफ आपकी लाइफ में हो रहा होगा, वो एनर्जी के थ्रू ही आता है। अब उसकी शुद्धि के लिए आपको क्या करना है, वही आपको वास्तु शुद्धि में सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने घरों में, कई सारे मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने घरों में शुद्धि एंटर करवा सकते हो। अगर आप जैसे कोई भूमि बनाते हैं तो उसमें भी हम लाइनिंग मेथड यूज करते हैं, यानी कि जब एक प्लॉट बनता है तो उसमें भी ये जब हम 4 सेगमेंट, जैसे मैंने ये प्लॉट में बताया आपको, इसमें 4 सेगमेंट में जब हम ये बीथी तैयार करते हैं, सबसे बीच में जैसे मैंने बताया कि ये ब्रह्म बीथी होती है, उसके बाद देव बीथी होती है, उसके बाद मनुष्य है, और उसके बाद पिशाच बीथी। ये 4 प्रकार के डिवीजन होते हैं। लेकिन जब हम लाइनिंग करते हैं, कोई भी प्लॉट बनाते हैं, तो उसमें जब देवता एनर्जी फील्ड आते हैं तो ये बीच में से ये दोनों को हम रिमूव करते हैं, सिर्फ ये दोनों ही तत्व उसमें एनर्जी फ्लो करते हैं। तो उसमें लाइनिंग करते हुए हम जब भूमि पूजन करते हैं या बाकी जो हमारी वैदिक विधियां करते हैं, उन सभी में हमें सबसे पहले जो तरीके सिखाए गए हैं उनमें ही सारे रिचुअल इधर किए जाते हैं, लाइनिंग बनाई जाती है, प्रॉपर मार्किंग की जाती है, और ये भी बताया गया है कि आपको, अगर आप अपने व्यापार के लिए कर रहे हो तो आप उस लाइनिंग के लिए कौन से चूना इस्तेमाल करना है, हल्दी का इस्तेमाल करना है, या किस चीज का इस्तेमाल करना है, तो वो भी सारी चीजें बड़े ही वैदिक तरीके से ही सिखाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक घर बनाना एक बहुत ही सरल कार्य है, उसके पीछे का रीजन बहुत हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों पर हमें ऑब्जर्वेशन देनी होती है। तो अगर आप अपने घरों में चाहे बने हुए हैं या नया बनाने वाले हैं, तो कार्य प्रारंभ करना हो तब हम तिथि, जो मुहूर्त शास्त्र होता है उसमें प्रॉपर तिथि देखते हैं। जब हम पहला कॉलम रखते हैं तब भी मुहूर्त, ग्रह स्वामी के मुहूर्त, उसके नक्षत्र, उसकी डीओबी, उसकी कुंडली के अलाइनमेंट में हम करते हैं। छत डालते हैं तब भी एक तरीके से शुभ माना जाता है, और आपने देखा होगा जब भी छत डालते हैं ना तो लड्डू का प्रसाद उस दिन बांटा जाता है जब लेंटर डालते हैं। वो इसी वजह से कि वहां जो एनर्जी स्थापित हो रही है वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देकर जाए और हमें ये घर उन एनर्जीज का शुभ प्रभाव दे। अब दहलीज की बात करें तो दहलीज भी ऐसे ही हैं, और इन दहलीज की बात करें तो ये भी शुभ मुहूर्त में हो सकता है उस समय पे आपकी दहलीज अच्छी नहीं हो, नेगेटिव पद पर बन गई हो, तो उसके बाद आज भी ये विधियां हैं कि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजों को डालकर हम उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपनी दहलीज स्थापना फिर से कर सकते हैं। गृह प्रवेश भी जब किसी का नया घर बनता है तो हाउस वार्मिंग पार्टी जो होती है वो एक गृह प्रवेश होता है किसी का, तो वो भी एक रिचुअल से, एक मुहूर्त और विधि से करेंगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के आप किसी घर की धारणा को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये आज हमने एनर्जीज पर बात की। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे ओरिएंटेशन के लिए। मैं आपको एक बार अपने कोर्स की डिटेल देना चाहूंगी कि इसमें हम और क्या क्या सीखते हैं। ये तो बेसिक्स हमने सीखा ही, उसके अलावा जो जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं बिल्कुल डे 1 से ही बेसिक आपको रूट लेवल से ही बताया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल से शुरू करेंगे, 16 दिशाएं आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, 5 एलिमेंट्स कैसे होते हैं जो वैदिक तरीके से बताए जाते हैं, कैसे आप मैप को खुद बना सकते हो, वर्किंग कैसे करनी है, कैसे डिग्री लेनी है, वो सब कुछ आप अपने मैप पे बात करोगे। सेंटर कैसे लेना होता है, भूमि विभाजन कैसे लेते हैं करते हैं, तो वो भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। लैंड सिलेक्शन कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग वास्तु में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अगर आपका घर टी हिट पर है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे ध्यान रखेंगे, स्लोप किस तरफ है आपके घर का,
शेप कैसी है आपके प्लॉट की, ईच एंड एवरी, बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, अगर गलत बन गई तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या विधियां हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है कहीं आपके घर में, उस पर हम चर्चा करेंगे। कंस्ट्रक्शंस है आपके घर में, सीढ़ियां हैं, मतलब ओरिएंटेशन हर चीज का, आपके बेडरूम का, स्टडी टेबल का, आपके वाटर जितने सेगमेंट है उनका, आपकी किचन, आपका टॉयलेट, सब कुछ ये ओरिएंटेशन में आता है। तो इन डिटेल टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद डोर्स और विंडो पर अच्छे से इन डेप्थ आपको बताएंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। इंटीरियर वास्तु में भी कहाँ पर कौन सा कलर आप अपने घर में करवाएं, किचन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है वो कैसे कर सकते हैं, स्टोर रूम प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, टेम्पल कहाँ होना चाहिए, प्लांट वास्तु, मतलब प्लांट्स भी आप अपने घरों में कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, ऐसा ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगी। रेमेडियल वास्तु में आपको 2D 3D रेमेडीज, तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त जो भी आप देखेंगे वो सब बताया जाएगा। बहुत सारी रेमेडीज हैं जिसमें जो सारी विधियां आप स्वर विज्ञान से कर सकते हैं उस टेक्निक का इस्तेमाल करके, और कैसे कैसे जो जो प्रॉब्लम्स आपके घरों में हैं, जब आप लास्ट डे आपके ही घरों के मैप पर डिस्कस किया जाता है, और आप अगर सर्टिफिकेट मैं तभी इशू करती हूँ कि आपको वो वर्किंग करनी आई है कि नहीं आई है। डे 1 से डे लास्ट तक जो आप सीखेंगे, अपने घर की मैपिंग खुद कर पाएंगे, डिग्री खुद ले पाएंगे, उस पर जो जो प्रॉब्लम आपके घर में आ रही है वो आप खुद से ही अनुभव करेंगे और उसको मार्क करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट भी लास्ट में आप खुद देते हैं। तो वही केस स्टडी, मैं किसी और की केस स्टडी नहीं लेती, आप जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वही के सभी मैप पर हम लोग, चाहे मैं एक्स्ट्रा क्लास देती हूँ उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, लेकिन आपके एक एक मैप पर वर्किंग की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मन से और तरीके से मैं एक पढ़ाने की एक वो जो है, जब तक आपको आ नहीं जाता तब तक मैं आपको, चाहे मुझे पर्सनली फोन करके आपको समझाना पड़े, मैं उस चीज को जरूर सिखाती हूँ। किसी को भी कितनी बार आप क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो आप क्लास में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे एडवांस में हैं, लेकिन अब उन्होंने रेजिडेंशियल में आने का, क्योंकि उन्होंने एडवांस पहले ज्वाइन किया था, तो वो भी समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा आज तक ऐसा नहीं है जिसको कभी भी गलत ज्ञान दिया गया हो, गलत सीख दी गई हो, या उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ना दिया गया हो। तो इसी तरीके से सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। कट एक्सटेंशन कैसे है, कहाँ है, अगर है तो उसकी रेमेडीज कौन कौन सी हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपकी एनर्जी अगर लो है तो उसको कैसे बूस्ट करेंगे। सिंबल वास्तु जो है, स्वास्तिक, अपने सनातन धर्म में स्वास्तिक सबसे बड़ा एक सिंबल है, एक ओम का सिंबल है, और कलश स्थापना जब हम घरों में करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे घर में पॉजिटिव होने लगती हैं। पेंटिंग्स के थ्रू, आइडल्स जो भी मूर्तियां रखते हैं, आर्ट इफेक्ट्स जो भी रखते हैं, उन सब के माध्यम से हम विधियां करते हैं, वो सब भी ओरिएंटेशन में ही आ जाता है। ये सारी चीजें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। मैं ही ग्रुप में आपको आंसर करती हूँ, किसी की कितनी कोई भी क्वेरी है तो वो मैं ही रिजॉल्व करती हूँ। ये हमारा लाइव ऑनलाइन क्लासेस हमेशा आपके पास होती हैं, डिटेल्ड नोट्स होते हैं, और डिजिटल सर्टिफिकेट आपको तभी मिलता है जब आप पास हो जाते हो। कहने का मतलब जब आप ग्रीडिंग करना और ये सब कुछ सीख जाते हो तभी आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ऐप एक्सेस आपको हमेशा रहेगा, क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। 25 का डेज का ये हमारी क्लासेस है। सर आप क्लास में हैं? ट्वेंटी 25 डेज की क्लासेस हमारी रहती हैं, और एक तरीके से ये कंप्लीट रेजिडेंशियल वास्तु है। इसमें हम बेसिक के बारे में ना बोलें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका घर यहाँ पूरा बन जाता है। उसके बाद एडवांस में हम
देवता एनर्जी फील्ड पर बात करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज वास्तु आते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं, क्या क्या प्लेसमेंट होती है, कैसे उसका सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ओरिएंटेशन से लेकर उसकी ग्रोथ तक काम करते हैं। और अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो इसकी फीस है 3999। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 25 डेज का क्लास रहेगा रेगुलर, स्टार्ट फ्रॉम 24 नवंबर, दिन के 12 बजे जब आज क्लास शुरू हुई है इसी टाइम पर आपका हमेशा ये टाइमिंग रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एडवांस वास्तु की बात करें तो इसके अंदर आपका इंडस्ट्रियल वास्तु कंप्लीट होता है। 16 आपके जो भी 16 संस्कार की विधियां होती हैं वो करवाई जाती हैं। आपके शिलान्यास और गर्भ विन्यास की जो विधियां होती हैं वो आप कर सकते हो। एनर्जी कैसे बूस्टिंग करनी है, आपने अपनी एनर्जीज पर कैसे काम करेंगे उस पे काम कर सकते हो। वास्तु हवन पूजन आपको बताया जाता है, क्योंकि कैसे 45 देवताओं का हवन होता है। देवता एक्टिवेशन, उनका भोग, उनके मंत्र, सब कुछ बखूबी दिया जाता है। और आप अपने पर्सनल काम के लिए जब भी देवता एक्टिवेशन की बात आती है तो यानी कि आपकी प्रॉब्लम और वो समय अगर आपका अलाइन हो जाता है तो उस समय पे आप अपने देवता को एक्टिव करके अपने काम को पूरा करवा सकते हो। तो इस तरीके के मेथड्स हैं। 45 देवताओं को एक्टिव करने के बाद जियोपैथिक स्ट्रेस पर बात की जाएगी कि कहीं वास्तु की वजह से नहीं, भूमि की ऊर्जा नीचे से ग्राउंड लेवल पर भूमि क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम है, आसपास के सराउंडिंग में कहीं भी जियोपैथिक स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी सारे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। चाहे आपका रिलेशन हो, मनी हो, आपका कुछ भी हो, तो आपका ओरिएंटेशन वास्तु गलत ना हो, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस भी ग्रह स्वामी को या उस घर में रहने वाली व्यक्तियों को काफी डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके बारे में जानेंगे। डाउजिंग टेक्निक्स हैं, आपका जो टूल्स हैं उनको कैसे आप यूज कर सकते हो। आपका हेल्थ वास्तु, आप अपना खुद का वास्तु कैसे कर सकते हो, अपनी हेल्थ को कैसे प्रॉपर कर सकते हो, कमर्शियल स्पेस को आप कैसे एनर्जी दे सकते हो। और सारी प्लेसमेंट जो हम करेंगे वो हर एक चीज की स्पेशल रेमेडीज भी हैं। अनंत पीठ की स्थापना होगी जिसके अंदर आपके घर में कोई भी दोष हो वो आप इसमें ले सकते हैं। एनर्जी लेवल पॉइंट्स, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान को ओपन नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारे गुरु इवन जैन सर हमेशा इस चीज की बात करते हैं कि ओपन टू स्काई हमेशा होना चाहिए। और पुराने समय से लेकर आज तक, ये तो आज हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने लगे इसलिए इस बात पर बोला गया, लेकिन पुराने समय से आज तक भी जो धारणा रही, हमारे जो खुले आंगन हुआ करते थे, जो घर में ओपन स्थान रहता था, ब्रह्म स्थान को ओपन रखा जाता था ताकि कॉस्मिक एनर्जी, धूप, आपकी बारिश, वो वर्षा की जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो उस एनर्जी पर आकर गिरे, और ब्रह्म एनर्जी जो वहां पर ब्रह्मा देवता जो एनर्जी देते हैं सारे वास्तु देवताओं को, उनको ऊर्जा मिल सके और उस घर की ऊर्जा को वो चेंज कर सके। तो ये सारे हम लोग इसमें सीखेंगे। अगर किसी के घर में कोई दोष है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इन विधियों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए भी अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस इसकी भी मिलेंगी। अलग अलग करना चाहते हैं क्योंकि ये कोर्स खत्म होगा तो उसके बाद 45 देवता का एडवांस वास्तु जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी डिटेल्ड नोट्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, ऐप एक्सेस रहेगा, क्लास रिकॉर्डिंग रहेंगी। इसमें हम आपको देवता कैसे मार्क करना है आपके घर के ग्रिडिंग में वो सीखने को मिलेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। और अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पे दोनों कोर्स करते हैं देन यू नीड टू पे द ओनली 8,000 रुपीज, जिसमें से आप 4,000 पे करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं फॉर बोथ द केसेस। अगर आपको खाली हमारा वैदिक वास्तु जो कि हमारा रेजिडेंशियल वाला है उसको करना है तो उसके लिए भी आपको सिर्फ 3,999 पे करने हैं। हमारा ऑफर कल तक के लिए खुला है, आप कल तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कॉम्बोस के लिए। सिर्फ हम बैच स्टार्ट होने से पहले वैदिक वास्तु के लिए हम
एक्सेप्ट करेंगे रजिस्ट्रेशंस। अगर आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप कोई भी डाउट आज की क्लास के रिगार्डिंग या पिछली क्लास के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, देन वी कैन अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रीली। जी ज्योति मैम। मैम इन सब तीनों दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, कि जो लोग पेड कस्टमर रहेंगे पार्टिसिपेंट उनको ही मिलेगी? सर मैम एक बार रिपीट कीजिए अपना डाउट, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि ये 3 दिन का जो फ्री है अपना कोर्स, उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा या फिर जो पैसा भरेंगे उनको ही मैम मिलेगा? अभी हमने रिकॉर्डिंग का सोचा नहीं है, हम पेड वालों को तो देंगे इन दिनों की क्लास की रिकॉर्डिंग। और वैसे भी पेड में तो ये 12 रिपीट होना है, तो पेड वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि जो हमने यहाँ पे करवा दिया हम पेड में नहीं करवाएंगे, पेड में तो ये दोबारा होना है, तो उनको इस वाले टॉपिक की तो देखने की जरूरत ही नहीं है पेड को। यानी दूसरों को पता नहीं, अभी फिक्स नहीं किया, क्योंकि मैं फिलहाल नहीं करना चाहती हूँ कोर्स। मैम जब आप और करिएगा तब आप देख सकते हैं आराम से। ओके, किसी और का कोई डाउट है? जी सरोज मैम। मैम जैसे हम ये कोर्स लेंगे फिर उसकी में हमको जैसे ग्रेड वगैरह तो बनाते नहीं आती है, तो हमारा कहाँ पुष्यदंत कहाँ है, तो ये इसकी रेमेडीज सिखाया जाएगा, वो सिखाते हैं ना मैम, वही तो सिखाना है। तो हम खुद फिर अपना ग्रेड बना सकते हैं, वो पॉसिबल? देखिए मैप तो आपको बनवाना ही चाहिए, क्योंकि आप इतने परफेक्टली नहीं बना पाते। आपको सिर्फ आपका मैप चाहिए होगा, वो आप किसी भी प्रोफेशनल उससे बनवा लीजिए। उसके बाद आप ग्रिड खुद कर लीजिए, वो तो आपको सिखाया ही जाएगा। डायरेक्शन मार्किंग भी सिखाई जाएंगी और एडवांस में देवता मार्किंग सिखाए जाएंगे। अच्छा, और जैसे फ्लैट में तो वास्तु के हिसाब से तो बहुत कुछ कम ही रहता है, बाकी फिर जैसे उनकी रेमेडीज से काम चल जाता मैडम? बिल्कुल मैम, वास्तु है ही इस विद्या का नाम कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर मिल सके आपको। नहीं तो जैसे मतलब इतने सारे ग्रुप में हो जाते हैं, तो 1 to 1 सबकी प्रॉब्लम का समाधान होगा या उसके लिए अलग से अपने को लेना पड़ेगी रेमेडीज? मैम जब आप कोर्स सीखेंगे तो आप खुद ही रेमेडीज निकाल लेंगे ना, आपको तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है फिर। तो जब आप खुद ही रेमेडीज कर लेंगे, आपको खुद ही रेमेडीज निकाल लेंगे, और जब क्लास में आएंगे तो क्लास के बाद हर आधा घंटा 1 घंटा हमारा डाउट सेशन होता है, तो आपके डाउट वहां पे आंसर होंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, मैम आपको रिवर्ट करेगी। अब हम 1 डेढ़ साल तक तो 2 साल तक का तो हम मिनिमम व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करते हैं, बट जैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। हम जितने भी पुराने स्टूडेंट्स रहेंगे उनका हर 2-3 महीने में एक डाउट क्लास एक्स्ट्रा रखेंगे, तो आपके जो डाउट्स है वो तो हमेशा चलते ही रहेंगे मैम, इशू रिजॉल्व होता रहेगा। बट अच्छा लाइफ लॉन्ग कहोगे कि मैं 20-30 साल तक सपोर्ट कर पाऊंगा तो मैम नहीं हो पाएगा। सर, वैसे वो तो प्रॉब्लम अभी मतलब साल भर 6 महीने में ही सब वो हो जाता। सर एक और ये पूछना था, सर ये पूछना था कि जैसे आपके 2 कोर्स हैं, तो पहले एक पूरा कंप्लीट होके फिर दूसरा होगा कि दोनों सीमित चलेंगे? नहीं, पहले एक कंप्लीट होगा फिर दूसरा चालू होगा, ऐसा नहीं करेंगे मैम। समझ में भी आपको तभी आ पाएगा ना, आप अभी पहले एडवांस करेंगे तो फिर वहां हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है ना। तो मतलब इसमें 4,000 रुपए और दोनों कोर्स करते हैं तो 5,500 रुपए अपने को पे करना है ना? नहीं, 8,000 रुपए सर उसमें 5,499 के गलत आपने देखा है, जो 5,400 है वो खाली देवता वास्तु का फीस है मैम। अच्छा, वो ऐसा अलग अलग है दोनों का और वैसा करके है ना? ओके मैम 55-60 क्लासेस है ना मैम। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सर। जी आभा मैम। हाँ मैम, आपने वो मोबाइल टावर के बारे में बोला था, वो निगेटिव इम्पैक्ट करता है, तो हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही, मतलब मेरा लास्ट फ्लोर है, हमारे फ्लैट के ऊपर ही मोबाइल टावर है,
तो उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल मैम, रेडिएशन उसका कितना जनरेट होता है आप समझ सकते हैं। मोबाइल टावर का तो आप देखिए, और ऐसे लोग ना बड़े लुभावने ऑफर देते हैं कि आप अपने अपने बिल्डिंग के ऊपर लगवा लीजिए, आप इसको मंथली में आपको हम एक कंपनी आपको पे करेगी, लेकिन उसके इम्पैक्ट देखे ना, एक सिंपल हाथ में आपके फोन है, वही आपको कितनी नेगेटिव वेव्स दे रहा है, कितने रेडिएशन क्रिएट कर रहा है। तो वो इतना बड़ा टावर जो पूरे एरिया को मतलब वो दे रहा है, पावर दे रहा है, तो आपकी बिल्डिंग में तो बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी। स्पेशली मेंटल स्ट्रेस बहुत देखने को मिलता है ऐसी जगहों पे, माइग्रेन जैसी समस्याएं, और इवन कैंसर जो उसके नियर बाय रहेगा वो कैंसर तो आराम से ही उनके घरों में देखने को मिलता है। अच्छा जी, अच्छा, तो ये तो उन्होंने तो वैसे, साइंटिफिक। हाँ साइंटिफिक है, लेकिन उन्होंने बोला तो कि ऐसे सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल प्लेस में ही जाएगा, नीचे तो आता नहीं है रेड्स। मैम वो बोलते हैं क्योंकि वो हाँ अपना पैसा देख रहे हैं, वो आपकी जिंदगी नहीं देख रहे हैं। हाँ, वो तो ऐसे सही है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पैसा देखते हैं, किसी की लाइफ से उनको कोई लेना देना नहीं है। जी, अच्छा अच्छा, ओके, थैंक बट हो सके तो उसको घर शिफ्ट कर लीजिए आप, यू। क्योंकि हाँ इश्यूज तो देगा ही। जी जी हाँ, जी वो विजय तो। जी, विजय जी, राधे राधे जी। राधे राधे। मैम, कोर्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इसको एक कमर्शियली देख रहा हूँ। मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल देख पाओगे सर, क्यों नहीं। आप मेरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए जो हैं, कौन है, संजय जी आप हैं क्लास में? आई डोंट नो, संजय यही हैं? नहीं, मुझे खाली बेसिक ही करना है, तो बेसिक से मैं कर पाऊंगा? सर आप खुद ही रुक नहीं पाएंगे कि आप एडवांस के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि उसमें सारी रेमेडीज, मास्टर रेमेडीज हमारी आगे ही मिलती हैं, इसमें भी आपको देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, घर बनाना चाहते हैं, उस बिजनेस की बात कर रहे हैं, या एज ए प्रोफेशन वास्तुविद की बात एज कर अ रहे हैं? नहीं नहीं, एज अ प्रोफेशन मैं एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ओके ऑलरेडी सर। मेरे बहुत एग्जिस्टिंग कस्टमर है, लेकिन जी अभी सर। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अगर वास्तु भी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर क्या आते हैं कि गुरुजी आपको वास्तु का कुछ बताइए, अभी मालूम ही नहीं तो क्या बताएंगे ना। सर तो ये इसी आप एश्योर करती हूँ कि रेजिडेंशियल करने के बाद आप खुद से ही एनरोल कर देंगे, अगर आपको लगता है संतुष्टि हो गई है उसमें। हालांकि उसमें भी मैं 100% रखती हूँ, कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, जो है वो है, लेकिन ओके। उसके बाद आपको खुद रहेगा कि मुझे और सीखना है। ये अपना लाइव रहता है या रिकॉर्डेड रहता है? नहीं, लाइव रहता है सर। और ये टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब छुट्टी रहती है टाइमिंग कि नहीं से कभी? 12 o'clock डेली रहेगा, अभी 25 days रेगुलर। बीच में ये है कि कई बार मेरे को कहीं अर्जेंटली कहीं ऐसे जाना पड़े या कुछ ऐसी चीजें हो जाती तो हम नहीं, डेट शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, अगर मंडे से हमारा फ्राइडे मुझसे सर, कुछ मंडे से मिस हो फ्राइडे गया। है, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं है। हाँ, वही यस यस यस, वही मुझे सैटरडे जानना था संडे कंफ्यूज। मेरा एक्चुअली एडवांस कोर्स चलता है, तो इसलिए मंडे टू फ्राइडे ये ओके, क्लासेस होंगी। हाँ जी। ठीक है, मैं एनरोल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक ठीक यू है सर। मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। कविता जी कुछ कहना है? हेलो मैम। जी जी जी। मैम नहीं, आपके कोर्स तो सारे अच्छे होते हैं। मैंने तो पिरामिड से शुरू किए थे, पिरामिड किया, फिर यंत्रा मंत्रा किया, फिर अब एडवांस किया, वापस रेजिडेंस में आ गई। जी 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 और जी। मैम मैं तो कल कितनी बार कोशिश कर रही थी अनम्यूट होने की, मुझे किसी ने अनम्यूट ही नहीं किया। नहीं तो मैं आपको बोलती कि आप तो हमेशा बोलते हो कि हमारे गुरुजी ने ये किया, मेरे गुरुजी ने ये सिखाया। आप गुरुजी का हर बार नाम लेते हो अपना। कोई बात नहीं, वो कई बार हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से ही हुआ। जी और मैम। उनसे बात हुई तो उनको भी ये लगा कि हाँ ये गलतफहमी की वजह से हुआ, क्योंकि चल रहा है ये सब कुछ और हर्ट होता है, नहीं लेकिन मैम, हमें हमें भी बहुत हर्ट हुआ। हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आपके साथ मतलब कोई ऐसे बोल रहा है, तो हमें लग रहा था कोई हमको ऐसे बोल रहा है। एग्जैक्टली तब वही आमने सामने बात हुई, उसके बाद तो फिर उनको मैंने भी यही मैंने कहा सर मैं भी वहां पर एज ए गुरु की हैसियत से हूँ, एक टीचर की हैसियत से हूँ। यस मैम। सबकी डिग्निटी है और मेरी डिग्निटी को चैलेंज करने का राइट मैंने किसी को नहीं दिया। हाँ यस मैम, वही हमें भी बहुत, तो हमें होता था है। कि हमें कोई हमें अनम्यूट करे तो हम लोग भी बोले। हम तो ये वेट करे तो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। जी 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 जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरी कहते हैं ना, मैं ऐसे ही स्टूडेंट कमा रही हूँ, और यही मैं अपने गुरुओं से, मैं आज भी डिनाई नहीं करती, अपने गुरुओं से जो एनर्जी ली मैं वही प्रोड्यूस कर पा रही हूँ।
नहीं मैम, यही हम तो वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू कविता जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं सब। प्रीति जी, जी, शोभा राय जी, हेलो जी हेलो जी मैम, जी। जैसे अगर ये इंडिया के हिसाब से रहेगा, क्योंकि अगर कोई आउट ऑफ इंडिया रह रहा है। मैम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंस होता है, हाँ जी। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, चाहे आप दूसरी कंट्री में भी हैं, तो भी सेम ही वास्तु चलेगा। लेकिन अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो आपको उसका दूसरी तरीके का फॉरेन वास्तु होता है, वो भी आपको पढ़ा देंगे, वो तो भी बताएंगे। इसमें ही पढ़ाया जाएगा या जी जी, कैसे? इसी में जी। ओके, तो मतलब हमारा, आप मतलब उसमें हर एक चीज सिखाओगे बेसिकली? मैंने बोला कंप्लीट बेसिक नहीं है मैम, ये हमारा कोर्स कंप्लीट रेजिडेंशियल है, आप अपने घर को बना सकते हो, आराम से बना सकते पर जैसे टाइमिंग जो आपका है, अगर सपोज नहीं कर उस टाइम पे हो। तो ये कर रिकॉर्डिंग से पाए, आप सुन सकते हैं मैम, रिकॉर्डिंग आपको फिर नेक्स्ट डे मिल क्वेश्चन जाएगी। आंसर्स बाद में भी पूछा जा हाँ सकता सर है? मैम, ग्रुप पे आप कभी भी, अगर आपका बिल्कुल ही ऐसा है तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, बहुत ही अर्जेंट हो, नहीं तो आप ग्रुप पे डालिए, आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व होंगे वहां पर, मैं पर्सनली आंसर करती हूँ। ठीक है मैम, ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, शोभा मैम। मैम राधे राधे। मैम ये वॉशरूम में मैम देखा आपका ये क्लास लेते हुए कि मेरा बेडरूम का जो वॉशरूम है वो साउथ वेस्ट में पड़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है मैम? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में, तो मैम बेसिक प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट हो गया, तो प्रॉब्लम तो आ हाँ ही रही होंगी, फाइनेंशियल इशू आपको शायद आ रहे हैं, बिजनेस में नहीं आगे ग्रो मैम कर पा रहे हैं, हाँ यस यस रिलेशनशिप इशू भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। मैम। खाली प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हेल्थ हेल्थ इशू आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, वहां पर जो एनर्जीज हैं, जो पितृ एनर्जी हैं, वो देखिए आपके वंश तक आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। जो नैऋत्य देवता हैं वहां पर, वो साउथ वेस्ट में रहकर उस एनर्जी को हमेशा बोलते हैं, मतलब जो बताया गया है विधान की, हमें साउथ वेस्ट में रेज्ड और मोटी दीवारें बनानी चाहिए, क्योंकि हमने सूर्य के ओरिएंटेशन से जब पढ़ा तो यहाँ के जो एनर्जी फील्ड भी हैं वो भी आपको कभी भी उनको नीचा रखेंगे, उनकी जगह कोई भी दोष होगा तो वो भी आपको दोष देंगे, यही एनर्जीज है वास्तु की। तो प्रॉब्लम है, मैम सॉल्यूशन तो आप कर सकते हैं, उसकी विधियां आप करिए, वो आप इस कोर्स में सीखेंगे उसको कैसे हम कर सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं। मैम मैं एक्चुअली 1 BHK फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरे बेडरूम में एक बाथरूम है और एक मेरे हॉल में, मतलब बाहर साइड में है, किचन की साइड में, वो भी वेस्ट साइड में आ रहा है। साउथ मतलब ये तो वेस्ट में आता है ज्यादा, बाहर वाला बाथरूम, लेकिन जो अंदर हो वाला सकता है, पूरा साउथ देखिए वेस्ट। वेस्ट में भी कई जोन हो सकते हैं, पर्टिकुलर आपकी डिग्री आपके उसके मैपिंग में भी हो सकता है कहीं ऐसा हो, क्योंकि साउथ वेस्ट में और साउथ साउथ वेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता छोटे घरों में, और छोटे घरों में हम पूरी 16 दिशाओं को भी नहीं लगाते, तो कई बार वहां पर एलिमेंट बैलेंसिंग के बाद भी हम चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपका टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में हो, आपको लग रहा हो साउथ वेस्ट में, जब तक आप ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, जब तक आप मैप पे वर्किंग नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो वो जान लीजिए, उसके बाद अगर है तब आप उसका सोल्यूशन कीजिए। मैंने एक्चुअली एक मैम ने कहा था मुझे कि ग्रीन क्या बोलते हैं, नमक का सॉल्ट वाला कोई लाइट लगाने के लिए बोला था, रेड कलर का, दोनों बाथरूम में। अब मैम वो तो जो उनकी रेमेडी है आप उनसे पूछ लीजिए। तो मैंने सोचा बट कि एक वो बार आपसे परमानेंट क्रॉस चेक कर सोल्यूशन लूं। नहीं है उसका, इतना मैं जरूर बोलूंगी, दैट इज नॉट द परमानेंट हाँ सोल्यूशन फॉर दैट, उसके लिए अच्छा आपको अच्छा, विधि तो करनी पड़ेगी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। जी मैम, गोल्डा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, आपका खैर पढ़ाने का अच्छा लगा मुझे, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा थैंक लगा। और यू। अभी मेरे एक्चुअली में 2 कोर्स चल रहे हैं, तो मैं दिसंबर में अगर होगा तो मैं तब करना चाहूंगी। और मैम मैं आपसे एक बात पूछ रही थी, अब फ्लैट सिस्टम है
तो मेरा 3rd फ्लोर पे है, तो नॉर्थ और ईस्ट में जहाँ पर मंदिर का स्थान होता है ठीक वहीं पर एक वॉशरूम भी है, बट जो वॉशरूम का WC है वो जा रहा है नॉर्थ की वॉल पे। अब मैम अगर मान ठीक है WC को अगर हम नॉर्थ की remove वॉल भी पे कर हो दें, गया, सुनिए, नॉर्थ की वॉल पे अगर आपका WC हुआ तो जब आप उस पे बैठते हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ हुआ? नो, इधर हुआ मैम, किस तरफ? इधर फेसिंग साउथ की तरफ, साउथ इधर की साउथ की तरफ, साउथ की तरफ हुआ। ओके, तो नॉर्थ में तो प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। जैसे हमने बताया था कि जब सूर्य उगता है तो उसकी जो गोल्डन रेशो आती है वहां पर नॉर्थ का एरिया और नॉर्थ ईस्ट का एरिया बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए नॉर्दर्न साइड पे या नॉर्थ ईस्ट पर कोई भी टॉयलेट जैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, किचन जैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोष आपको रहेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हेल्थ और इम्यूनिटी नॉर्थ ईस्ट से आती है, आपको सोच वहां से मिलती है, आपके घर में पैसा और आपका बिजनेस वहां से आता है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज उस तरफ से आती है। सब में अवरोध पैदा होगा, वो फ्लश हो जाएगा। किचन होगा तो वो सब कुछ जल जाएगा। इस तरीके से आपके स्थान और उसकी यूटिलिटी क्या है उस पर बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम लगता है इन चीजों को समझने में, तभी आप उस पे आप कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम तो आपको आ रही होगी। प्रॉब्लम तो मैम है, और ये बात मैं जानती भी हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ कोर्स में थोड़ा बहुत पार्ट करवाया था, तो मैं समझ रही हूँ। बट मैम जैसे आपने बोला, अब वास्तु फ्लैट में जो मतलब नीचे जमीन से जो वास्तु है मैम, उस जगह पे जमीन से ही मैम जो पार्किंग का एरिया है उसमें तो मैम क्या बोलते हैं, दोष तो है ही, क्योंकि वहीं पर उन्होंने सेप्टिक टैंक वैंक बनाए हैं, और ठीक उसी पोर्शन पे ऊपर उसी साइड में टॉयलेट और वॉशरूम है। मैं अगर WC निकाल तो देती हूँ तो मैम, तो लेकिन वास्तु दोष तो वो जमीन से तो रहेगा ही। अब मैम उसके लिए नहीं नहीं, परमानेंट आप सॉल्यूशन हो ऐसी, सकता है। नहीं, ऐसी जगह पे जब वो पिल्लर प्लिंथ बीम नीचे दिए गए हैं, जो पिल्लर से कॉलम से उठाया गया है पूरा बिल्डिंग, तो उस समय पे आप अपने सिर्फ पर्टिकुलर फ्लैट को ही देखेंगे। अभी अगर यही फ्लैट आपका 25वें माले पे होता तो आपकी ग्राउंड जो एनर्जी है वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, वहां बनने वाले टॉयलेट से इतना प्रॉब्लम नहीं आता, जितना कि जितना हम भूमि के पास में रहते हैं तब हमें उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। ये उसके ओके पीछे ओके लॉजिक है जी। ओके ओके मैम, मेरा तो देखा जाए अगर पार्किंग को छोड़ के मैम, पार्किंग का जो एरिया छोड़ के तो वो 3rd फ्लोर हुआ, वैसे जी पार्किंग जी का जोड़ के वो 4th फ्लोर हो गया मैम। मैम, वो आप पूरा देखिए, ग्रिडिंग आप सीखिए और मैप पे वर्किंग कीजिए, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। आप तो क्या आगे। मैम अगर जैसे इस तरीके की पोजीशन में वास्तु अगर हम सीखते हैं तो एज ए प्रोफेशनल के लिए ही हम सीखेंगे, तो मैम इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे आपने बताया जो देवता की जो रेमेडीज हैं, जो भी कुछ है आपके रिचुअल्स और जो भी कुछ है, तो उससे मैम फिर क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है अगर हम प्रोफेशनल के उस पे भी देखें तो? मैम इतनी प्रोफेशनली जल्दी तो कोई इतनी जल्दी तो मैम चेंज नहीं कर सकता, जिसके उसकी जिसका विधियां हो हैं, सकता वो ही कर सकता रेमेडीज है। हैं मैम। कभी भी बिना तोड़ फोड़ के भी बहुत सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। ओके आगे हम ओके ओके एडवांस में आय वास्तु जो पढ़ाते हैं, वास्तु की एक ऐसी कैलकुलेशन है जहां बने हुए घर में हम काम करते हैं, उसकी पर्टिकुलर हर जगह की एक आय अगर बना ली जाए तो वो उसका चाहे नेगेटिव जोन में भी हो, वो उसकी विधि करने से, उस तरीके से उसको बना लेने से वो वहां का दोष कम हो जाता है। तो ओके बहुत सारी ओके विधियां, यही विधियां तो वास्तु, अब एक दिन के क्लास में आप सोच रहे हो कि आपको इतना मिले, सॉरी मैम, वो नहीं हो नहीं सकता नहीं है। नहीं, वो तो मुझे भी पता है मैम, ऐसा नहीं है, बहुत सारी वो तो चीजें मैं हैं, समझ रही हूँ। बहुत सारी हाँ विधियां हैं, और बिल्कुल वेदों से जुड़ी हुई विधियां ही आपको दी जाएंगी। कोई हम टेप वास्तु नहीं करते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं, कहीं पर भी मैं टेप नहीं लगवाती। और जो चीजें करते हैं वो ऑथेंटिक वे से करते हैं, और उनकी एनर्जी आप टेस्ट कर सकते हैं, इतना ही हम बोलते हैं मैम जी। आईफोन ओके प्रो। थैंक यू हाँ, मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी मैम, मेरा भी क्वेश्चन मैम से रिलेटेड ही था। जैसे मैम ने नॉर्थ ईस्ट साइड का जिक्र किया, तो हमारे भी घर में वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट साइड में ही बना हुआ है, बाकी रेस्ट ऑफ द हाउसेस वास्तु फ्रेंडली। बट मैम उसी
जगह का फिर हमने अब देखिए मैम, एक्सपर्ट आप से खुद पूछा। इसका आंसर खुद कर लीजिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ। हाँ अगर जी, हाँ जी। आपका हेड है, अगर आपके सिर पर हमेशा कोई भी गंदगी डालता रहे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप सोच पाएंगे, आप अच्छे से अपने जीवन को आगे ग्रो कर पाएंगे। आप ही आंसर करिएगा, मैं नहीं कर रही हूँ। यही वो स्थान होता है जब एक घर बनता है तो वास्तु पुरुष का यहाँ पर हेड होता है। अगर हम उस हेड, उनके सर पर गंदगी करते हैं, तो क्या वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे? नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस जहां पर साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव और शक्ति का वास बताया गया है। आप सोचिए, वो डिवाइन पावर एनर्जी वहां है और हम वहां यूटिलिटी क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा वहां से? आंसर आपके पास है मैम, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है जी, रुद्रदेव जी। हेलो मैम, मेरा नाम निशा है। वो बेटे का नाम जूम पे चलता है इसलिए है। मैम मैंने भी मॉडर्न वास्तु सीखा है, और अभी जैसे मैडम ने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की बात करी और आपने अभी बताया कि आप स्ट्रिप और टेप वाला नहीं करवाती है, तो नहीं मैम मैंने कराना। तो सीखा ही वही है। और मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैंने टेप और स्ट्रिप किया है। बहुत ज्यादा फर्क तो मैं नहीं बोलूंगी, मे बी 5-10% हुआ है। और एक चीज मैं शेयर ये करना चाहती हूँ, पूछना भी चाहती हूँ आपसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट था उसको मैंने मॉडर्न वास्तु सीख के उसको डिमोलिश किया। और वो उसको डिमोलिश कैसे किया मैम आपने? मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे, उसके बाद मैम, तकलीफ बढ़ी क्या? हाँ मैं जी, सिर्फ मैं वही कहना चाहती हूँ। जी। मैंने वो डिमोलिश किया, मतलब जो भी उन्होंने प्रोसेस बताई थी कि आप शुद्धि कीजिए सॉल्ट एंड उनसे, एंड देन वो मंत्रा चलाना या मतलब उस तरह से वो मैंने किया। और कुछ महीनों के बाद मेरे बेटे को पैर में फ्रैक्चर हुआ। तो क्योंकि किसी आपने राहु को डिस्टर्ब किया एग्जैक्टली टॉयलेट। मैंने फिर वही सुना कि किसी ने कहा कि आपने राहु को डिस्टर्ब किया और आपके साथ ये प्रॉब्लम आई। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं मान गई ये एनर्जीज हैं और मैं मान गई कि ये काम करती है, तो मैम तो फिर तो कोई चीज डेमोलिश करना तो बहुत ही रिस्की है ना। मैम उसके लिए प्रार्थनाएं करिए, उनके लिए जो विधियां बताई गई हैं वो करिए, उनसे शिफ्ट होने के लिए आज्ञा मांगिए। जो वैदिक विधि विधान है वेदों से करिए तो सही एकदम से। मैं वही तो कह रही हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ के ये बोल रही हूँ कि मैम हम प्लास्टिक पे काम नहीं करते, ना मेरे गुरु ये हमें अलाउ करते हैं, ना मैं आगे इसको प्रमोट करूंगी किसी भी सूरत में। मैम ये आपको इतना रिजल्ट ज्यादा आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा ये प्रमोट हो चुका है अभी के लोग इसी को, मतलब मैं भी ऐसे ही कोई रील देख के सीखने गई थी। ये विडंबना है मैम। आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं इस बैच में भी जो ये सब करके आए हैं और आपसे ज्यादा आई थिंक सीख कर भी आए हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करके आए हैं, बहुत लाखों की फीस दे के आए हैं, मैं आपको ना लेकिन एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा। जी जी मैम के ही एक स्टूडेंट है, ललित तोमर जी। जी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का, जैसे आप मॉडर्न वास्तु बोलते हैं, जैसे हम टेप वास्तु बोल देते हैं, सर उसी नाम से ज्वाइन किया था मतलब। हाँ वो बोलते हैं ऐसे मैम। तो वो वही कोर्स उन्होंने किया था नॉर्थ ईस्ट का। उन्होंने किचन ट्रीट किया था पहले मॉडर्न वास्तु से, फिर उन्होंने किचन ट्रीट किया था जो मैम ने विधि बताई थी उससे। और आप एक ऑरा स्कैनर करके एक साइंटिफिक डिवाइस बोलते हैं, बट आई एम सॉरी बट मैं उसे साइंटिफिक नहीं मानता, बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे आर यूजिंग। कभी मोटी बुक के अंदर यूज करके देखिएगा, आपको बता देगा वो डिवाइस है या क्या है। तो उसके थ्रू उन्होंने चेक किया था। तो वो उनका खुद का फीडबैक है। आई शेयर द टेस्टिमनी। लाइव उन्होंने करके दिखाया था कि नॉर्थ ईस्ट का, कि किस तरीके से वैदिक विधि से करने के बाद उनको रिजल्ट मिल गया 100%, जो उनको पहले 30 से 40% मिल पा रहा था। मैं वो शेयर करूंगा, उन्हीं की वीडियो है। हमने सर उनसे कोई ग्रुप में वीडियो, शेयर करेंगे सर, मैं हाँ मतलब ग्रुप में जो शेयर लिंक आ करूंगा, रही है जहाँ। हाँ उसी के अंदर शेयर करूंगा। वो हमने मांगा नहीं था, उन्होंने खुद से ही पेड बैच में डाला था कि क्योंकि मैं ये सभी को कहना चाहती हूँ कि मैं ये फेस कर चुकी हूँ, और वो मेरे साथ तब हुआ जब मेरे बेटे ने बस 10th मतलब मार्च में 10th में एनरोल हुआ है उसका, और 21 मार्च से क्लासेस शुरू हुई है 10th की, और 22 मार्च को उसको फ्रैक्चर हुआ। तो मतलब मेरा 1-1.5 महीना उसका जो 10th का लॉस हुआ वो और ज्यादा था। समझ ठीक है सकते मैम। हैं
तकलीफ मैं नहीं। मैं एक्चुअली अब ना बहुत ज्यादा ये हो गई हूँ कि मैं पहले सुनना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है, और करेक्ट। बिकॉज बोलते हैं ना वो छाछ भी फूक फूक के पीना। मैं एक सिंपल सा लॉजिक दूं आपने, जी हम दिमाग नहीं लगाते, सॉरी टू आस्क। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं रिसर्चर हूँ। आप कैंसर से कैसे अपने घर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? प्लास्टिक कैंसर कॉज करता है, सो हाउ वी कैन ट्रीट आवर होम विद द थिंग्स व्हिच इज कॉजिंग द कैंसर सब टू अस। पहली, अब मेरा दिमाग ये चलता है कि जो टेप है वो अगर वो वाकई में एनर्जी है तो मैम रोक जो नहीं आपके टेप सकता। वास्तु वाले हैं ना, मैंने ये सारे वास्तु सीखे हुए हैं, मैंने उनसे सिंपली एक क्वेश्चन किया था मैम, और कोर्स को लाने में पिछले 3.5 साल की रिसर्च लगी है। मेरा सिंपली क्वेश्चन था, आप ये कहते हो पीली टेप से साउथ वेस्ट को कर दो, तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं उसको पीले कलर क्यों ना कर दूं, मैं पीली टाइल लगा देता हूँ एग्जैक्टली टेप। तो आई गॉट द आंसर लाइक, नहीं वो इनविजिबल दीवार खड़ी करती है, मुझे वो आज तक दीवार नजर नहीं आई। तब मैं आप एक्चुअली नॉर्मल जब सीख रही थी तब मैं ये उतना अपना दिमाग नहीं चला पाई, लेकिन अब जब से बेटे के साथ ये हुआ उसके बाद से मैंने अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं अभी भी, जैसे मैंने मैम का इससे पहले जो 3 दिन हुआ था वो भी अटेंड करके सुना था, और ये भी अटेंड करके सुन के समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ और एक्चुअली में क्या है। मैम एक्चुअली में सिर्फ एक राहु है जो हम सबको इल्यूजन की दुनिया में ले जा चुका है। ठीक है, राहु को हटाने के लिए 43 डेज तक सरस्वती माता के आगे देसी घी का दिया जलाइए, आपका इल्यूजन दूर हो जाएगा। एक फ्री की रेमेडी दे रहा हूँ राहु को थैंक यू दूर सर। करने की। थैंक यू सर। मैं जुड़ना जरूर चाहूंगी वैदिक वास्तु से, ये बट ये मे ये बी शायद ये 10th के बाद मेरे बेटे रेमेडी, के। ये रेमेडी मेरे को मेरे गुरु ने दी थी जी ऑकल्ट के बिजनेस में आने से पहले। अभी भी मैं इसको बिजनेस नहीं कहूंगा, बिकॉज आर अमाउंट इज डोनेटेड टू द ऑनर ऑफ दिस ऑल माय एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज ओनली वन, दैट इज तिरुपति बालाजी। वो इसको तो ओन करते हैं। तिरुपति बालाजी तो सर बिजनेस पार्टनर वो में वो ये अनगिनत ऑनर लोगों है। के हैं। हाँ, तो वो ऑनर है मेरे सारी, मैं तो उनका बस एक छोटा सा जरिया हूँ, उनके नाम से मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो टू मैं बी वेरी पक्का ऑनेस्ट, अगर आप पक्का आपसे वो टेस्टिमोनी सुनना चाहूंगी सर, और मे बी फ्यूचर में मैं 10th के बाद मेरे बेटे के ज्वाइन करना चाहूंगी ये कोर्स। नहीं मैम, आप ज्वाइन कीजिए मत कीजिए ये आपका डिसीजन होगा। नहीं सर, करना बट यस, पड़ेगा क्योंकि यस जो यस, नॉलेज आप गलत है वो पढ़िए सही पढ़िए करना मैम, पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बुक्स उठाइए, ग्रंथ उठाइए उठाइए, दे तो सही। हम लोग जानते ही नहीं हमारे ग्रंथों को। आपने कभी क्या वास्तु वल्लभ राज का नाम सुना है? सर सिर्फ एक सुना है, विश्वकर्मा प्रकाश बस। बस यही, वास्तुराज वल्लभ राज पढ़िए, आप विश्वकर्मा प्रकाशन पढ़िए। विश्वकर्मा प्रकाशन इसलिए सुना क्योंकि विश्वकर्मा इज अ लॉर्ड, बट उसके अलावा भी बहुत पुराने ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है। हर ग्रंथ में एक बात जरूर लिखी गई है कि सूर्य के अकॉर्डिंग वास्तु होना चाहिए, बिकॉज सूर्य ही इस धरती पे एक विजिबल गॉड है। मून भी गॉड है जो विजिबल है, सूर्य तो हमें दिखता ही है। तो सबसे पहले हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो सब कुछ सही रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इट्स ओके मैम। जी राधा गुप्ता जी। राधा गुप्ता। हाँ जी, जी आवाज आ जी रही है? हाँ। जी मैम। राधे राधे मैम। मैम एक बार राधे। बताइए, जो ये आजकल बोल रहे हैं कि फोन नंबर्स भी चेंज करके लेने चाहिए, इससे भी तुम्हारे में वो होता है, मैम वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है मेरा अभी सब्जेक्ट तो नहीं है। ये आप भी वो होता है क्या इफेक्ट? जी 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 बोलिए। मैंने अभी आपकी क्लास वॉइस ज्वाइन ब्रेक करा हो है, रही है मैम। तो उसमें इसका तो, हेलो, जी 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 बोलिए। मैं कह रही हूँ वास्तु का तो अभी मैंने अभी ज्वाइन करा है, आपका सुन रही हूँ। ओके। तो मैं ये कह रही हूँ न्यूमरोलॉजी वाले अलग कहते हैं कि भाई तुमने ये फोन नंबर लिया तो इसके कारण तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। नंबर की फ्रीक्वेंसी देखिए, मैंने एनर्जी, हम वास्तु जब एनर्जी पे बेस्ड है हाँ तो जी। हर नंबर आपकी जब जन्म हुआ, जो डेट पे आप आए नीचे, तो वो डेट ऑफ बर्थ जो चिप है आपके अंदर, उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा। नहीं तो एक ही डेट सबको मिल जाती है, हर प्राणी को एक ही डेट मिल जाती है। ऑब्वियसली नंबर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और वो इम्पैक्ट डालती है, बस मैं इतना ही कहूंगी। तो बाकी मैम वास्तु जी नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो मेरा सर, है जैसे मैम चेंज भी नहीं कर सकते, वो भी प्रॉब्लम देगा क्योंकि चेंज वो तो कर नहीं बिल्कुल। सकते। हाँ हाँ जी, अगर देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ ये मैं क्लियर करना चाहूंगी।
नॉर्थ ईस्ट में ये चीजें क्यों नहीं होने का प्रावधान बताया गया कि जब सूर्य उगता है ईस्ट से, जब 2.5 घंटे पहले की जो उसकी रोशनी होती है वो नॉर्दर्न से नॉर्थ ईस्ट के एरिया को वो अपनी डिवाइन रेशो, गोल्डन रेशो वाली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाँ उसकी जी। पहली जो रोशनी है वो वहां पर पड़ती है, इसीलिए उस जगह को इतना पवित्र बना देती है। वहां की जो एनर्जी है कण कण में अपनी ऐसी गोल्डन रेशो भरने के बाद वहां की ऊर्जा को ऊर्जान्वित कर देती है। जी। अगर बताया गया है कि मंदिर यहाँ बनाने की कल्पना, मंदिर बनाने का स्थान नहीं है, ये स्थान ही डिवाइन है, मंदिर जैसा है यहाँ स्थान। आप मंदिर बनाए ना बनाए, एक्चुअल में मंदिर बनाने का स्थान वेस्ट में है, नॉर्थ आप ईस्ट। वरुण पे। नॉर्थ ओके। ईस्ट आपको यहाँ बैठ के शांत मन से बैठिए, कोई डिसीजन लाइफ में लेना है उसके लिए बैठिए, मेडिटेशन करना है, कोई अच्छा काम करना है, सब कुछ यहाँ करिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, शिव और शक्ति का स्थान जो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वही सर्वेश्वर हैं, उनका जब स्थान यहाँ है उस जगह पर आप उनको भस्म करेंगे, अग्नि देंगे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी शिखी देवता की एनर्जी आती है। उनको शिव का तीसरा नेत्र बोलते हैं। अगर उसकी एनर्जी को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। भस्म करने की ताकत है त्रिनेत्र में। समझ गए आप पीछे क्या बताने की कोशिश है? वो डिवाइन, वो जगह ही पवित्र है, मंदिर जैसी जगह है, लेकिन लोगों ने मंदिर बनवा दिया वहां कि एटलीस्ट इसी के बहाने साफ सुथरा रख लेंगे, उसको ऑर्गेनाइज रख लेंगे। जी। ये हर तरीके का, वो समझाने का तरीका में भी अलग हो सकता है, बट उसके पीछे की साइंस ये है। आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको रेजोनेट कर पाएंगे। टॉयलेट होना भी गड़बड़ करेगा, आपको किचन होना भी प्रॉब्लम देगा। इसीलिए इस स्थान को एक्सटेंडेड बहुत अच्छा माना गया है। इसी को ही बढ़ा हुआ, किसी फ्लैट में, किसी भी प्रॉपर्टी में बढ़ा हुआ ये स्थान हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसी को साफ सुथरा रखें, ओपन रखें, इस जगह पे कट ना हो, क्योंकि अगर ये कट गया तो वास्तु पुरुष का हेड कट गया। नहीं, बड़ा हुआ है मेरा पोर्शन तो ये। बड़ा हुआ तो अच्छा है, वहां की एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। बड़ा हुआ एक्चुअल में 70-80 साल पुराना मकान है। तो दो मतलब भाइयों के बीच में जब बंटवारा हुआ था ताऊजियों में, तो आधा हिस्सा हमारे पास आया था, आधा ताऊजी के पास गया था। तो मतलब जो मतलब तो हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते ना, 80 साल पुराने में क्या चेंज करें, रेनोवेट करा के वही वो कराए दुनिया करिए। देखिए, रेनोवेशन करेंगे तब भी प्रार्थनाएं करिए, कोई भी डिमोलिश करते हैं तब भी उसके बाद आप हवन कीजिए इन एनर्जी को वापस स्थापित करने के लिए। वो एक विधियां हैं जो वेदों से ही आपको देखने को मिलती हैं। मॉडर्न वास्तु में ये नहीं सिखाते हैं, वैदिक वास्तु में ही ये सारे रिचुअल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक इनिशिएटिव करके देखिए, आप इस तरफ करके देखिए, जरूर कुछ आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने गलत सीखा। नहीं, वो बात नहीं है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे किचन है तो थोड़ा बहुत हल्का सा बता दीजिए। मैम सॉल्यूशन है तो, अगर आपका एक्सटेंडेड है, वैसे भी सॉल्यूशन है तो अपने चूल्हे को शिफ्ट करिए, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में ना रखिए। नहीं, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है चूल्हा, ईस्ट की तरफ ही है, मतलब थोड़ा साउथ की तरफ ही है। हाँ, तो आप उसको ईस्ट बोल रहे हो, लेकिन उसको पहले आप देखिए कौन से जोन में आ रहा है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करिए उसका। आप उसको शिफ्ट करिए, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में मत दीजिए। उसके नीचे आप कुछ भी नहीं हो तो आप गोबर से लेपन कर दीजिए, चूना से लेपन कर दीजिए। अच्छा। और ताकि वहां की जमीन जो है वो शुद्ध हो सके। समय समय पर उनके सामने आप स्वास्तिक बना सकते हैं, अपने गैस के सामने वाले वॉल पर, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत सारी विधियां हैं जो वेदों के हिसाब से ही हैं, वैदिक तरीके से करने को मिलती हैं। एक दिन में बिना आप जाने आप इन विधियों को सीखेंगे तो मैम पॉसिबल नहीं। वो तो नहीं, वो तो है। बट अगर मतलब आपसे पर्सनल उसमें लिया जाए तो उसका चार्जेस क्या है? मैम पर्सनली मैं अभी आपको सर से कनेक्ट करना पड़ेगा, चैनल पे कनेक्ट करना जी। बिल्कुल बेंजा जी, विकुल जी। हेलो मैम, बढ़िया आप पढ़ा रही हैं। मैंने भी बहुत सारे कोर्स किए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे, लेकिन आप जो पढ़ा रही हो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं कोर्स में जुड़ना चाहूंगा और दोनों कोर्स लेना चाहूंगा। तो क्या मैं वो 4,000 और 399 भरने आए वही भर दूं तो दोनों कोर्स आ जाएंगे? क्या है इसकी विधि? सर आप हैं यहाँ?
सर एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि आप दोनों के लिए, जैसे पहले रेजिडेंशियल के लिए अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, दोनों कोर्स ले रहे हैं, तो 4000 अभी दे दीजिए, नेक्स्ट बैच शुरू होगा तब आप दूसरे कोर्स की फीस दे दीजिए उससे पहले, स्टार्ट होने से ठीक है, पहले, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को गूगल पे का या स्कैन का कुछ भी भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे, जी मैं सर, 4000 ग्रुप कर में देता ये हूँ। सारी मैम आप जी एक सर, बार जी स्क्रीन सर, डिस्प्ले कर दीजिए पेमेंट वाली, वहां से ही नोट कर लेंगे एक बार। ओके ओके, जस्ट वेट सर। और मैम कब से शुरू हो रहे हैं ये क्लास? सर 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और टाइमिंग ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और जी ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी स्कैनर ठीक है, से ग्रुप कर में भेज दीजिए। दीजिए। जी सर, ठीक है, मैं थैंक यू कर सर, देता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू। ओके और ये सर, डेली रहेगा मंडे से फ्राइडे तक? जी सर, मंडे टू फ्राइडे रहेगा और 12 o'clock रहेगा। 25 से ज्यादा ही बनेंगी क्लासेस, क्योंकि आप देख ठीक ही है, चुके हो एक टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाती हूँ, तो हो सकता है ठीक है, बढ़ जाए, तो क्लासेस एक्सटेंड हाँ, होगा। तो जी जी ठीक है, कविता जी। ठीक है, शायद बाई मिस्टेक हो गया वैसे तो, मैंने ओके बात ओके, कर ली थी। बट वैसे मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने मैम के 4 कोर्सेज किए, मैम बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं, किसी को भी रिग्रेट नहीं होगा। तो सब जो भी ज्वाइन करेंगे ना उनको एक्सट्रीम और अच्छी नॉलेज ही मिलेगी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब ज्वाइन करो मैम को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी राधा जी, दोबारा से कोई क्वेश्चन है आपका, या सर वाइंड अप करते हैं? यस मैम, वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे। ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, हरिओम तत्सत। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू मैम। बाय।